अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज़ बाय मजहर कलीम एम ए साबुलेट ऑगर पार्ट 2। ब्लैक ज़ीरो आजकल बेहद मसरूफ़ था क्योंकि इमरान दारुल हुकूमत से बाहर था और दारुल हुकूमत में अफरा तफरी मची हुई थी। वजारत खारजा की एक अहम तरीन फाइल चोरी हो चुकी थी और मुजरिमों का अभी तक कोई पता नहीं था। आला सरकारी हलकों में खलबली मची हुई थी। सर सुल्तान और सर रहमान से लेकर प्रेसिडेंट तक सब बेचैन थे। तमाम महकमों की नज़रें एक्स2 पर लगी हुई थीं। एक्स2 ने भी वादा किया हुआ था। इमरान एक मुमकिना सुराग पर कोशिश कर रहा था जो गलत भी साबित हो सकता था। ब्लैक ज़ीरो ने अपने मातियत शहर में फैला दिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी रिपोर्टें उस तक पहुंच रही थीं। अभी तक कोई काबिल ज़िक्र रिपोर्ट उस तक नहीं आई थी जिसे वह बुनियाद बनाकर लाइन ऑफ एक्शन लेता। इस वक्त भी वह टेलीफोन के पास बैठा इंतहाई बेचैनी से सफदर की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। सफदर को उसने वजारत खारजा के दफ्तर में सर सुल्तान से कहकर भर्ती करवाया था क्योंकि उसके ख्याल में फ़ाइल का ज़बरदस्त साइंटिफिक इंतज़ाम किया गया था। लेकिन मुजरिम हर इंतज़ाम का तोड़ अपने साथ लेकर आए थे। वह उनकी बदकिस्मती थी कि वह जल्दबाजी में आखिरी लम्हे में मार खा गए। किसी को पता भी न चला और मुजरिम फ़ाइल लेकर चलते बने। इसका मतलब था कि इस फ़ाइल के इंतज़ामात का राज दफ्तर खारजा से ही अफशा हुआ था। इसकी दो सूरतें मुमकिन हो सकती थीं। एक तो यह कि दफ्तर का कोई मुलाजिम मुजरिमों का साथी है या मुजरिमों को दफ्तर के किसी मुलाजिम का साथ हासिल है। इस चीज़ का पता चलाने के लिए उसने सर सुल्तान से कहकर सफदर को वजारत खारजा में सेकंड ऑफिसर भर्ती करवाया था। सफदर की जहानत से उम्मीद थी कि वह बहुत जल्द ये मालूम कर लेगा कि क्या सूरत हाल है। अचानक फ़ोन की घंटी ज़ोर से बजी और ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे रुक कर रिसीवर उठा लिया। एक्स2। ब्लैक ज़ीरो की मखसूस आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। मैं सफदर बोल रहा हूँ जनाब। सफदर की आवाज़ आई। क्या बात है जनाब? जहाँ तक मैंने गौर किया मुझे दफ्तर के एक आदमी मशकूक नज़र आता है। कौन? सर रिकॉर्ड रूम ऑफिसर मिस्टर मुजफ्फर महमूद। तुम्हें क्या बात मशकूक मालूम होती है? सर, आज लंच टाइम के दौरान एक गैर मुल्की उससे मिलने आया। मैंने नोट किया कि उसकी आमद से मिस्टर मुजफ्फर महमूद कुछ बेचैन से हो गए। उन्होंने फ़ौरन चारों तरफ इस अंदाज से देखा जैसे मालूम कर रहे हूँ कि उनकी तरफ कोई मुतवज्जा तो नहीं। मैं खटक गया, चुनाचे में उनकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गया। मिस्टर महमूद उसे लेकर गेस्ट हाउस के एक कोने में चले गए। फिर दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता बातें करना शुरू कर दी। मैं उठकर बाहर बरामदे में आ गया ताकि जब वो गैर मुल्की गुजरे तो मैं उस गैर मुल्की का चेहरा बगौर देख सकूं। तकरीबन 15 मिनट बाद वो गैर मुल्की गेस्ट हाउस से बाहर निकला। वह जब मेरे पास से गुजरा तो मैंने नोट किया जैसे वो मेकअप में है। ये ठीक है, उसका मेकअप बेहतरीन था, लेकिन मेरी निगाहों से वो छुप ना सका। वो डॉक्टर एडगर था। वह गेट से बाहर चला गया। चूंकि मैं ड्यूटी पर था इसलिए बगैर इजाज़त दफ्तर से बाहर नहीं जा सकता था, वरना मैं कम अज़ कम उसकी कार का नंबर ज़रूर नोट कर लेता। बाकी टाइम मैं मिस्टर मुजफ्फर महमूद को चेक करता रहा। मैंने नोट किया वो कुछ बेचैन से हैं। वो अपनी बेचैनी और परेशानी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही वह दफ्तर से बाहर चल दिए। मैंने उनका ताक़ुब किया। पहले तो वो सीधे अपनी कोठी 22 क्रीसेंट रोड पर गए। आधा घंटा वहाँ गुजारने के बाद उनकी कार बाहर निकली। फिर वो वहाँ से सीधे होटल ख्याम में पहुँचे। इस वक्त वो हॉल में मौजूद हैं और मैं होटल से बाहर एक पब्लिक बूथ से आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। वेरी गुड सफदर, तुम मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे। तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अहम है। तुमने ऑफिस मेकअप में अटेंड किया था? जी हाँ, सफदर ने जवाब दिया। तो ऐसा करो, मेकअप बदल कर हॉल में जाओ और मुजफ्फर महमूद की निगरानी करो। मेरा ख्याल है मिस्टर मुजफ्फर महमूद वहाँ डॉक्टर एडगर के इंतज़ार में गए हैं। मैं तनवीर को भी वहाँ भेज देता हूँ जो तुमसे अलग होकर उस गैर मुल्की का ताक़ुब करेगा। अब तुम रिपोर्ट वॉच ट्रांसमीटर पर मुझे देना, ओवर एंड ऑल। ब्लैक ज़ीरो ने यह कहकर रिसीवर रख दिया। सफदर ने वाकई अहम रिपोर्ट दी थी। कम अज़ कम कोई लाइन ऑफ एक्शन बनने की सूरत तो नजर आई। चंद लम्हे ठहरकर उसने जूलिया के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से जूलिया ने फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। इट इज़ जूलिया सर। जूलिया की आवाज़ आई। एक्स2, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यस सर। जूलिया, तनवीर की ड्यूटी फ़ौरन होटल ख्याम में लगाओ। वहाँ सफदर मौजूद है। वो एक शख्स का ताक़ुब करता हुआ वहाँ गया है। उस शख्स से वहाँ एक गैर मुल्की मिलने के लिए आएगा। तनवीर को उसकी निगरानी करनी होगी और डॉक्टर एडगर की रिपोर्ट मुझे ट्रांसमीटर पर देनी होगी। वो सफदर से वहाँ आशनाई ज़ाहिर नहीं करेगा। सफदर उसे इशारे से मतलूबा गैर मुल्की बता देगा। यस सर। ओके, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसका प्रोग्राम था कि वह खुद होटल ख्याम पहुंचे और सूरत हाल का अंदाज़ा करे। इसके लिए उसने रिपोर्ट वॉच ट्रांसमीटर पर देने का हुक्म दिया था। वो सर पर हैट रखकर दानिश मंजिल से बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद उसकी कार होटल ख्याम की तरफ भागने लगी। इमरान, कैप्टन शकील और जोसेफ रूपा बार में मौजूद थे। कैप्टन शकील ने अपना नाम टाइगर बताया था और वह रूपा के कहने पर उससे मिलने आए थे। रूपा उन्हें लेकर दफ्तर से मुल्हिका एक कमरे में आया। यह छोटा सा कमरा था। रूपा ने वहां जाकर एक कोने में 3 बार मखसूस तरह से दीवार खटखटाई तो कमरे का फर्श एक कोने से हट गया। इमरान ने आंखें झपकाईं। उसे खुफिया मैकेनिज्म का यह तरीका पसंद आया। आओ मेरे साथ।
रूपा ने बनी हुई सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कहा और वह तीनों उसके पीछे चल पड़े। 10-12 सीढ़ियां गुजरने के बाद वह एक कमरे में पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ी सी मेज पड़ी हुई थी। उसके गिर्द काफ़ी सारी कुर्सियां रखी हुई थीं। यह कोई मीटिंग रूम था। वो चारों कुर्सियों पर बैठ गए। अच्छा मिस्टर टाइगर, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। यह कहकर रूपा ने मेज़ की दराज खोली और एक छोटा सा फोटो निकाल कर मेज़ पर रख दिया। फोटो दूसरी जानिब था। इस आदमी को गिरफ्तार करना है। इसका मुआवजा? कैप्टन शकील ने पूछा। इसका मुआवजा आपको एडवांस मिल जाएगा। मेरे ख्याल में 50,000 काफ़ी हैं। ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा। और रूपा ने वो फोटो कैप्टन शकील के हाथ में पकड़ा दिया और गौर से कैप्टन शकील की तरफ देखने लगा। कैप्टन शकील ने फोटो देखा। वो फोटो इमरान का था, लेकिन फोटो देखकर उसके चेहरे पर कोई तासुर पैदा नहीं हुआ। उसने लापरवाही से फोटो इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान अपना फोटो देखकर एक लम्हे के लिए चौंका, फिर लापरवाह सा बन गया। जोसेफ ने भी एक झलक इमरान की फोटो देख ली, लेकिन वो भी चुप बैठा रहा। आप इस शख्स को जानते हैं? रूपा, जिसने इमरान को चौंकता देख लिया था, इमरान से मुखातिब होकर पूछा। जी जी, ये मेरे साथ बचपन में गुल्ली डंडा खेल चुका है। इमरान दोबारा अपनी आदत पर आ गया। क्या मतलब? इस बार रूपा चौंक पड़ा। मतलब साफ है, इमरान ने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्योंकि उसे फौरन एहसास हो गया था कि इस वक्त पोजीशन नाजुक है। रूपा को मशकूक होने का कोई मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन रूपा की समझ में कुछ न आया। मिस्टर टाइगर का मतलब है वो इस शख्स को अच्छी तरह जानती हैं। कौन है ये? रूपा ने इश्तियाक से सवाल किया। मिस्टर रूपा, इसका नाम अली इमरान है और ये डायरेक्टर जनरल सर रहमान का बेटा है और कभी कभी पुलिस के लिए काम करता है, शकील ने जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपकी मालूमात की दाद देता हूँ, रूपा ने मुतासिर होते हुए कहा। इसे क्या करना है? क्या गोली मारनी है? कैप्टन शकील ने ऐसे लहजे में कहा जैसे किसी मक्खी को पैर तले कुचलना हो। जोसेफ को कैप्टन शकील का रवैया एक बार फिर नागवार गुजरा, लेकिन वो खून के घूंट पीकर चुप रहा। उसने तलखी कम करने के लिए ब्रांडी की बड़ी बोतल निकाली और कॉक उड़ाकर उसे मुंह से लगा लिया। उस वक्त छोड़ा जब वो पूरी तरह खाली हो गई। उसे काफ़ी देर से तलब महसूस हो रही थी। रूपा उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जोसेफ को इस तरह शराब पीता देखकर हैरान रह गया था। जोसेफ ने खाली बोतल फर्श पर फेंकते हुए कोट की जेब से दूसरी बोतल निकाली और चंद मिनट बाद उसका भी वही असर हुआ जो पहली बोतल का हो चुका था। रूपा की आंखें हैरत से फट रही थीं। आप बहुत शराब पीते हैं, उसने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। इसकी बात छोड़ो, ये सारा दिन शराब ही पीता रहता है, इमरान ने कहा। रूपा एक तवील सांस लेते हुए शकील की तरफ मुतवज्जा हो गया। मिस्टर टाइगर, यह शख्स हमारे लिए मुद्दत से वबाले जान बना हुआ है। इंतहाई चुस्त और चालाक आदमी है, किसी सूरत में काबू नहीं आता। अगर आप इसे जिंदा गिरफ्तार करके लाएं तो मैं आपको इसके शान नाम दे सकूंगा। क्यों ना इसे गोली मार दी जाए, कैप्टन शकील ने दोबारा कहा। नहीं, मैं इसे सिसका कर मारना चाहता हूँ। ओके मिस्टर रूपा, इसे हम जिंदा गिरफ्तार करके आपके पास पहुंचा देंगे। इस काम को आसान ना समझना। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? आप कहें तो मैं माकूल मुआवजे पर सदर को भी गिरफ्तार करके ला सकता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, मुझे खुशी होगी, रूपा ने कहा और फिर दराज खोलकर नोटों की गड्डी निकालकर कैप्टन शकील के हवाले कर दी। कैप्टन शकील ने लापरवाही से नोटों की गड्डी उठाकर ओवरकोट की जेब में डाली। आपके लिए कुछ मंगवाऊं? रूपा ने पूछा। नहीं, अब हमें इजाज़त दें, अभी हमने उसे तलाश करना है। ओके, विश यू गुड लक फ्रेंड्स, रूपा ने उठते हुए कहा। और वो चारों उठ खड़े हुए और तय खाने से बाहर निकलकर उसी कमरे में आए और एक राहदारी से गुजरते हुए कैफ़े के मेन गेट से बाहर आए। फ्याज ने कार दफ्तर के आगे रोकी और खुद तेज तेज कदम उठाता हुआ सर रहमान के दफ्तर की तरफ चल दिया। सर रहमान उसके इंतजार में थे। जैसे ही चपरासी ने फ्याज की आमद की इतला दी, उन्होंने फौरन अंदर बुला लिया। फ्याज ने महसूस किया कि सर रहमान का मूड बुरी तरह ऑफ है। उन्होंने फ्याज को बैठने का इशारा किया। फ्याज कुर्सी पर बैठ गया। यह क्या हरकत थी? जनाब, मुझे शक था कि उन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? भला सर राना जैसे मुअज़्ज़ज़ आदमी को क्या ज़रूरत थी कि वह तुम पर गोलियां चलाता फिरे? फ्याज क्या जवाब देता, खामोश रहा। फायरिंग केस का क्या बना? मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले टाइम दिया था। मेरे ख्याल में आज 1 हफ्ता हो गया। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फ्याज, देखो, तुम्हारी सुस्ती की वजह से मेरा महकमा बदनाम हो रहा है। बहुत कम केस हमने हल किए हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया था ताकि तुम 1 हफ्ते के अंदर ये केस हल कर लो, क्योंकि मुझे शक था कि अगर 1 हफ्ते के अंदर केस हल ना हुआ तो सीक्रेट सर्विस में चला जाएगा। और वही हुआ, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की मोहलत और ली है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इस दूसरे हफ्ते में क्या करते हो। ये सोच लो कि अगर 1 हफ्ते में ये केस हल ना हुआ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और मेरे साथ तुम्हें भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये मेरा फैसला है, चाहे कुछ करो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुजरिम चाहिए। बेहतर जनाब, फ्याज ने आहिस्ता से कहा। अब जा सकते हो, सर रहमान ने ट्रे से एक और फाइल निकालते हुए कहा। और फ्याज सलूट करके दफ्तर से बाहर आ गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और फिर कार का रुख इमरान के फ्लैट की तरफ कर दिया। इमरान अपने फ्लैट में नहीं था। फ्याज का मूड बुरी तरह ऑफ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आजकल इमरान भी गैर हाजिर था। वो फैसला नहीं कर सका कि किधर जाए। उसकी कार इधर उधर मुख्तलिफ सड़कों पर चकराती फिर रही थी और वह केस की गुत्थियां सुलझाने में महव था। उसे मालूम नहीं था कि एक सब्ज रंग की कार दफ्तर से बराबर उसका ताकुब कर रही है।
अचानक फ्याज की कार का रुख साहिल समुंदर की तरफ हो गया। शायद वो ज़हनी यकसुई के लिए साहिल समुंदर पर कुछ तफरी करना चाहता था। साहिल समुंदर की तरफ जाने वाली यह सड़क अमूमन सुनसान रहती थी। अचानक फ्याज चौंक पड़ा क्योंकि उसे पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सब्ज रंग की कार उसकी गाड़ी के पीछे थी। उसने अपनी गाड़ी साइड पर कर ली। सब्ज रंग की कार तेजी से उसकी कार को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई और फिर फ्याज को पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाने पड़े, वरना एक्सीडेंट हो जाता। क्रॉस करने वाली कार तिरछी होकर सड़क पर रुक गई। फ्याज के ज़हन में लफ्ज़ खतरा उभरा। इससे पहले कि वो कोई फैसला करता, सब्ज रंग की कार से दो आदमी हाथों में रिवॉल्वर थामे बड़ी तेजी से उसकी कार के करीब आए और फिर फ्याज की कार की दोनों खिड़कियों से रिवॉल्वर की नालें नजर आने लगीं। नीचे उतरो, एक आदमी की भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हरकत है? फ्याज कदरे संभल गया। जल्दी करो, नीचे उतरो, वरना गोली किसी का लिहाज नहीं करती। ये कहकर रिवॉल्वर बरदारों ने कार का दरवाज़ा झटके से खोल दिया। अब फ्याज के पास नीचे उतरने के अलावा कोई चाराकार नहीं था। वो हाथ ऊपर किए नीचे उतरा और वो दोनों उसको कवर किए हुए सब्ज कार के करीब ले गए। कार का दरवाज़ा खुला और फ्याज रिवॉल्वर के दबाव के नतीजे में पिछली सीट पर बैठ गया। बैठने से पहले एक शख्स ने उसके हॉलिस्टर से उसका सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। एक रिवॉल्वर वाला उसके करीब बैठ गया और दूसरा उसकी कार की तरफ बढ़ गया। आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं? फ्याज ने साथ वाले से पूछा। खामोश बैठे रहो। और फ्याज खून के घूंट पीकर रह गया। सब्ज कार तेजी से चली। अब उसका रुख शहर की तरफ था। फ्याज ने मुड़कर देखा, उसकी कार भी पीछे आ रही थी। मुजरिमों का कोई साथी इसे चला रहा था। शहर के करीब आकर कार रुक गई और फिर ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और फ्याज को नीचे उतरने के लिए कहा। फ्याज जैसे ही नीचे उतरा, ड्राइवर ने उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए और फिर एक स्याह पट्टी उसकी आंखों पर बांध दी गई। उसे दोबारा कार में बैठने का हुक्म दिया गया। फ्याज ने सोचा कि शायद शहर में किसी सिपाही की नज़र उस पर पड़ जाए और वह पट्टीबंदी देखकर कार का ताक़ुब करे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अब कार की खिड़कियों पर पर्दे खींच दिए गए थे। काफ़ी देर के बाद कार रुकी और फ्याज को नीचे उतारा गया। रिवॉल्वर का दबाव अभी भी उसकी पसलियों पर मौजूद था। एक शख्स उसका बाजू पकड़े उसे मुख्तलिफ कमरों से फिराता हुआ एक हॉल कमरे में ले गया। वहां जाकर उसे एक सतून से बांध दिया गया और फिर उसकी आंखों से पट्टी खोल दी गई। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी खुली, उसने देखा कि वो एक हॉल कमरे में है जिसमें एक शख्स मुंह पर नकाब लगाए कुर्सी पर बैठा है। बाकी वो लोग थे जो उसे लाए थे। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स उठ खड़ा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखें नकाब के अंदर चमक रही थी। तुम सुपरिटेंडेंट फ्याज हो? उसने गुराते हुए पूछा। हाँ, फ्याज ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम अली इमरान को जानते हो? उस नकाबपोश ने दूसरा सवाल किया और फ्याज चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए हैरान रह गया और फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम उसका पता बतला सकते हो? इस बार नकाबपोश की आवाज़ में नरमी आ गई थी। तुम्हें उससे क्या काम है? फ्याज ने पूछा। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। फिर मैं उसका पता नहीं बतला सकता। देखो, तुम जिद ना करो, उसका पता बता दो वरना सख्ती पर मजबूर हो जाऊंगा। नकाबपोश ने कहा, मगर आवाज़ अब भी नरम थी। जब तक तुम उससे काम नहीं बतलाओगे मैं उसका पता नहीं बताऊंगा। फ्याज के लहजे में सख्ती नुमाया थी। हमें उससे ज़रूरी काम है, हमने उससे मिलना है। वो ज़रूरी काम क्या है ये नहीं बताया जा सकता। तो फिर मैं उसका पता भी नहीं बता सकता। नकाबपोश के लहजे में गुराहट ऊद कर आई। उसने पास खड़े हुए आदमी को इशारा किया। वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक सिरिंज लिए अंदर दाखिल हुआ। सिरिंज में कोई सुर्ख रंग का सियाल मादा भरा हुआ था। ये देखो, इस सियाल को गौर से देख लो। इसके जिस्म में जाते ही तुम सब कुछ सच सच बता दोगे। फिर इससे तुम्हारा जो हशर होगा उसका तुम जिंदगी भर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चुनाचे बेहतर यही है कि तुम पता बता दो। तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो। फ्याज ने मजबूत लहजे में कहा। ओके, नकाबपोश ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसने झटके से फ्याज की शर्ट बाजू से फाड़ दी। फ्याज बंदा होने की वजह से मजबूर था। वो किसमिस आकर रह गया। नकाबपोश ने एक लम्हा तवक्कफ किया और फिर सिरिंज की सुई फ्याज के बाजू में घोंपती और सुर्ख रंग का सियाल आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू में जाने लगा। फ्याज को यूं महसूस हुआ जैसे उसे नींद आ रही है। उसकी पलकें बोझल होने लगीं। उसे सुकून महसूस होने लगा। वह हैरान था कि ये कैसी सजा है। नकाबपोश ने सुई बाहर खींच ली और अब बगौर फ्याज को देखने लगा। एक सेकंड के बाद फ्याज को यूं महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर खारिश हो रही हो। उसने बेख्तियार हाथ से खुजलाना चाहा, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो तिलमिलाकर रह गया। अब उसके सारे जिस्म में खुजली होने लगी। फ्याज ने हाथ खुलवाने के लिए जोर लगाना चाहा, लेकिन हाथ मजबूती से बंधे हुए थे। खारिश बढ़ती जा रही थी। फ्याज सख्त तकलीफ महसूस कर रहा था। तकलीफ की शिद्दत से उसको पसीने आ गए। फिर तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसका सारा खून सिमटकर चेहरे में आ गया। फिर तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीख निकल गई। सारे जिस्म में शदीद खारिश हो रही थी और वह खुजलाने पर मजबूर था। फिर उसके हलक से लगातार चीखें निकलने लगीं और वह मछली की तरह तड़पने लगा। खारिश बढ़ती जाएगी मेरे दोस्त, नकाबपोश ने इत्मीनान से कहा। फ्याज का दिल चाहा कि उस नकाबपोश की गर्दन मरोड़ दे। वो तड़प रहा था, चीख रहा था और सब लोग इत्मीनान से खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। बताता हूँ। फ्याज की जुबान से आखिरकार ये जुमला बेख्तियार निकल गया। बताओ, नकाबपोश ने इत्मीनान से कहा। पहले ये खारिश खत्म करो। जब तक तुम नहीं बतलाओगे ये खारिश खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं मर रहा हूं, मेरी आवाज़ नहीं निकलती, फ्याज ने चीखों के दरमियान कहा। कुछ भी हो,
जब तक बताओगे नहीं ये खारिश बढ़ती जाएगी, नतीजा तुम अच्छी तरह जानते हो। और फिर मजबूर होकर फयाज ने इमरान के फ्लैट का पता बता दिया। ये तो हम भी जानते हैं, ये बताओ कि आजकल वो कहाँ है, नकाबपोश ने कहा। ये तो मैं नहीं जानता। तो फिर भुगतो, नकाबपोश ने इत्मीनान से कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आजकल उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता, मुझे खुद उसकी तलाश है। नहीं, तुम उसके मुतल्लिक जानते हो, नकाबपोश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं ये सच कह रहा हूँ, फयाज ने करब आमेज लहजे में कहा, और नकाबपोश को उसके लहजे में सच्चाई की झलकियां दिखाई दी। ओके, उसने साथ वाले आदमी को इशारा किया। वह फौरन बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद अंदर आया तो उसके हाथों में एक गिलास था जिसमें जर्द रंग का स्याल था। उसने वो गिलास फयाज के मुंह से लगा दिया। फयाज ने तड़पते हुए वो पी लिया। जैसे ही स्याल उसके हलक से नीचे उतरा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर बर्फ पड़ गई हो। खुजली बिल्कुल गायब हो गई और वो बेदम हो गया। इसे खोलो और रूम नंबर 3 में बंद कर दो, नकाबपोश ने एक आदमी से कहा। इसके मुतल्लिक कल बॉस कोई फैसला करेगा, उसने कहा और खुद कमरे से बाहर चला गया। कोठी के गेट पर आकर कार रुकी तो बाहर खड़ा चौकीदार होशियार हो गया। वो तेजी से चलता हुआ ड्राइवर के नजदीक आया। उसने हल्के से कहा, साबुलेट। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए गैर मुल्की ने कहा, ऑगर। और फिर डैशबोर्ड से एक कार्ड निकालकर चौकीदार को दे दिया। कार्ड पर घूंगे का निशान बना हुआ था। चौकीदार यह कार्ड देखते ही अटेंशन हो गया। उसने लपक कर कोठी का गेट खोला और कार भागती हुई पोर्च में जा खड़ी हुई। कार का दरवाजा खुला और एक स्यापोश हाथ में फाइल उठाए कार से निकलकर अंदर दाखिल हो गया। लंबा सा कॉरिडोर पार करके वो आखिरी कोने में वाक़े कमरे के सामने जाकर रुक गया। दरवाज़ा बंद था। उसने 3 बार दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। दरवाज़ा बेआवाज़ खुल गया। कमरे के वस्त में एक मेज़ मौजूद थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। उनमें से एक पर एक नकाबपोश मौजूद था। अंदर आने वाले स्यापोश ने अदब से सलाम किया और फिर बड़े मुअद्दबाना तरीके से फाइल नकाबपोश के सामने रख दी। ले आए हो? नकाबपोश की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी। जी सर। बैठो, नकाबपोश ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब उसकी आवाज़ में कदरे नरमी आ गई थी। फिर नकाबपोश ने फाइल पर लगी हुई सीलें चेक की। सब सीलें बदस्तूर मौजूद थीं। उसने जल्दी से वो सीलें तोड़ी और फिर फाइल का फीता खोल दिया। फाइल में मौजूद कागजात को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो जल्दी जल्दी फाइल की वर्क गर्दानी करने लगा। 1 मिनट बाद उसने फाइल बंद करते हुए इत्मीनान की सांस ली। वेरी गुड, नकाबपोश ने तहसीन आमेज लहजे में कहा और फाइल लाने वाले स्यापोश का चेहरा खुशी से चमकने लगा। बाकी साथी कहाँ हैं? नकाबपोश ने कहा। वो आ रहे हैं सर, स्यापोश ने अदब से जवाब दिया। इतने में कंपाउंड में कारें रुकने की आवाज़ें आईं। वो आ गए हैं सर, स्यापोश ने अदब से कहा। कितने साथी काम आए? मेरे ख्याल में 3 या 4, स्यापोश का लहजा बेहद मौदबाना था। ओके, तुम सब लोग आराम करो। तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसका पूरा सिला दिया जाएगा। थैंक यू सर, स्यापोश ने खड़े होकर कहा। फिर सलाम करते हुए दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नकाबपोश ने उठकर दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई और फिर पलटकर एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली, उसमें कपड़े भरे हुए थे। उसने अलमारी की साइड में लगी हुई एक खूंटी को हल्के से खींचा। अलमारी का वो तख्ता जिस पर कपड़े लटक रहे थे आहिस्ता से घूम गया। अब जो तख्ता सामने आया उसके कोने में एक छोटा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था। उसने ट्रांसमीटर का बटन दबाया। उसमें लगा हुआ एक सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। साई साई की आवाज़ गूंजने लगी। हेलो हेलो, मार्टी स्पीकिंग, ओवर। वो 1 मिनट तक यही फिक्रा दोहराता रहा। अचानक साई साई की आवाज़ आना बंद हो गई और सब्ज रंग के बल्ब के साथ एक जर्द रंग का बल्ब भी जल उठा। हेलो, ओवर। ट्रांसमीटर के माइक्रोफोन से एक करख्त आवाज़ गूंजी। मार्ट स्पीकिंग सर, ओवर, नकाबपोश ने मौदबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? सर, ऑपरेशन 0 कामयाब हो गया है। वेरी गुड, फाइल तुमने देख ली? यस सर, फाइल ओके है, मेरे पास भिजवा दो। सर, अभी पूरे मुल्क में CID और पुलिस इस फाइल को ढूंढने में लगी हुई है, मार्टी ने डरते डरते कहा। क्या मैं समझ लूँ मार्टी कि तुम बुज़दिल हो गए हो? आवाज़ में करख्तगी थी। नो बॉस, मैं हिफाजत के ख्याल से कह रहा हूँ, नकाबपोश की आवाज़ गूंजी। मुझे बुज़दिल आदमी पसंद नहीं, आइंदा ऐसी बातें मत करना। तुम ऐसा करो, फाइल नंबर 216 के हवाले कर दो, मुझ तक पहुँच जाएगी, बॉस ने जवाब दिया। ओके सर, मैं फाइल उस तक पहुँचा देता हूँ, ओवर। ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही जर्द रंग का बल्ब बुझ गया। साई साई की आवाज़ दोबारा आने लगी। नकाबपोश ने एक लम्हा इंतजार के बाद बटन बंद कर दिया। सब्ज रंग का बल्ब भी बुझ गया। उसने अलमारी में लगी हुई इस खूंटी को दोबारा खोला और तख्ता घूम गया। अब सामने दोबारा कपड़े लटक रहे थे। उसने अलमारी बंद कर दी, नकाब उतार कर सूट की जेब में रख लिया और फिर मेज़ की दराज से एक हैंडबैग निकाला, फाइल उठाकर इसमें रखी और हैंडबैग को ताला लगाकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने कुंडी खोली और बाहर निकल आया और पोर्च में खड़ी स्याह रंग की कार की तरफ आया। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार हल्की आवाज़ में स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गेट की तरफ आई। चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला और कार सड़क पर पहुंच गई। अब उसकी रफ्तार इंतहाई तेज़ थी। इमरान, कैप्टन शकील और जोसेफ की कार उन्हें लिए दारुल हुकूमत पहुंच चुकी थी।
इमरान ने जोसेफ को दानिश मंजिल चलने का हुक्म दिया और चंद ही लम्हों बाद कार दानिश मंजिल पहुंच चुकी थी। वो तीनों तेजी से चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचे। जोसेफ, तुम दरवाजे पर पहरा दो, इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ दरवाजे से बाहर निकल आया। अब इमरान ने ड्राइंग रूम की मेज के खुफिया खाने से ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। चंद लम्हे बाद इससे आवाज़ उभरी, X2 स्पीकिंग, ओवर। X2 की मखसूस आवाज़ आई, मैं इमरान बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। इमरान का लहजा मुअद्दबाना था। उधर ब्लैक ज़ीरो समझ गया कि इमरान के साथ कैप्टन शकील मौजूद है, इसलिए इमरान मुअद्दबाना लहजे में जवाब दे रहा है, क्या रिपोर्ट है? X2 की आवाज़ कदरे करख्त हो गई, सर, हमने रूपा पर जाल डाल दिया है और उसने हमें गिरोह में मिलाने की शर्त रखी है। इमरान रुक गया। रुको मत, मैं सुन रहा हूँ। जनाब, उसने कहा कि हम इमरान को गिरफ्तार करके उसके हवाले कर दें, तभी वो हमें अपने गिरोह में शामिल करेगा। फिर क्या इरादा है? ओवर। सर, मेरी एक तजवीज़ है, सदीकी को मेरा मेकअप करके हमारे साथ भेज दीजिए। तजवीज़ कबूल है, मैं सदीकी को अभी भेजता हूँ। और कोई बात? X2 के लहजे में नरमी आ गई। एक और बात है जनाब, इमरान ने कदरे रुकते हुए कहा। सर, 1 तोला बादाम रोगन चाहिए, इमरान ने कैप्टन शकील को आंख मारते हुए कहा और कैप्टन शकील उसकी शरारत पर मुस्कुरा दिया। क्या मतलब? X2 की आवाज़ में गुस्से की बजाय हैरत नुमाया थी। मिस्टर सदीकी के सर पर मालिश करने के लिए सर, इमरान ने कहा और X2 का कह कहा फिजा में गूंज उठा। कैप्टन शकील ने X2 का कह कहा पहली बार सुना। इमरान वाकई अजीब था, हर किसी से मजाक करने से नहीं चौंकता था। मैं समझ गया इमरान, लेकिन सदीकी ज़हीन है, उसे बादाम रोगन की ज़रूरत नहीं। X2 की आवाज़ संजीदा थी। कुछ ना समझे खुदा करे कोई, इमरान ने हल्की आवाज़ में कहा। क्या कहा? X2 ने गुस्सीले लहजे में कहा। कुछ नहीं सर, मैं शकील से ज़रा चौंच लड़ा रहा था, इमरान ने जल्दी से कहा। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और ट्रांसमीटर बंद हो गया। इमरान ने इसका बटन बंद करके इसे मेज़ की दराज में रख दिया और खुद कैप्टन शकील के साथ वाले सोफे पर बैठ गया। इमरान साहब मान गए, आप तो बहुत से भी मजाक कर लेते हैं। मैं कोई उस चूहे से डरता हूँ? इमरान ने बाजू के पट्टे पर हाथ मारते हुए कहा और कैप्टन शकील हंस पड़ा। जोसेफ, अंदर आ जाओ, आप पहरे की ज़रूरत नहीं, इमरान ने ज़ोर से हाँक लगाई। जोसेफ दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और इमरान के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने बैठते ही शराब की बोतल निकाली, इसका कॉक उड़ाया और बोतल मुंह से लगा ली और उसे उस वक्त हटाया जब वो बिल्कुल खाली हो गई। इसके बाद उसने दूसरी बोतल निकाली और उसका भी वही हशर हुआ जो पहली का हुआ था। कैप्टन शकील की आंखों में हैरत का अंसर नुमाया था। अरे अरे बस करो, क्यों मेरा कबाड़ा कर रहे हो? आजकल शराब वैसे भी महंगी हो गई है, इमरान ने चीखते हुए कहा। बॉस, मुझे शराब पीते वक्त ना टोका करो, शराब महंगी हो गई तो अब मैं इसके बदले पानी पीने से तो रहा। जोसेफ ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। काश तुम शराब की जगह पानी पीते तो कितना अच्छा होता, इमरान ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। बॉस, अगर मैं शराब की जगह पानी पी रहा होता तो कब का मर चुका होता। अरे तुम क्या, हम मर गए हैं, इमरान ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। बॉस, तुम ग्रेट हो, मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला। जोसेफ का लहजा खुशामदाना था। बस बस, ज़्यादा मक्कर ना लगाओ, इमरान ने कहा और शकील हंस पड़ा। इतने में दरवाज़ा खुला और सदीकी अंदर दाखिल हुआ। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही वो ठिठक गया, क्योंकि कमरे में बैठी हुई तीनों सूरतें उसके लिए अजनबी थीं। कौन हो तुम लोग? सदीकी ने उनसे मुखातिब होकर कहा। पहले अपना तारुफ कराओ, इमरान की आवाज़ बदली हुई थी। मैं कहता हूँ कौन हो तुम, जल्दी बताओ, सदीकी ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। हमें X2 ने बुलाया है, इमरान ने जवाब दिया। सदीकी एक अजनबी की ज़ुबान से X2 का नाम सुनकर चौंक पड़ा। सदीकी, आराम से बैठ जाओ, मैं शकील हूँ। ये इमरान साहब हैं, तुम्हारे सामने जोसेफ बैठा हुआ है, कैप्टन शकील ने वजाहत बयान करते हुए कहा। और सदीकी शर्मिंदा होकर सोफे पर बैठ गया और रिवॉल्वर उसने जेब में रख लिया। यार शकील, 2 मिनट तो खामोश रहते, सदीकी साहब को ज़रा और गर्म होने देते, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, ख्वामखा वक्त ज़ाय होता, शकील ने जवाब दिया। सदीकी, आओ तुम्हारा मेकअप करूं, तुमने मेरा रोल करना है, इमरान ने सोफे से उठते हुए कहा और सदीकी सादतमंदी से उठ खड़ा हुआ। शायद X2 ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था। इमरान ने सदीकी को कोने वाली कुर्सी पर बिठा दिया और फिर अलमारी से मेकअप का सामान निकालकर अपना मेकअप उस पर करना शुरू कर दिया। मेकअप प्लास्टिक का था, इसलिए सदीकी के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। आधे घंटे बाद वहां सदीकी की जगह इमरान बैठा हुआ था। इमरान ने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर सदीकी के हवाले कर दिया और कहा, अब मेरी आवाज़ में कोई फिक्रा बोलो। इमरान साहब, आपने तो कमाल कर दिया, सदीकी ने आईने में अपनी शक्ल देखते हुए इमरान के लहजे में कहा। आवाज़ और लहजा बिल्कुल तो नहीं था, लेकिन काम चल सकता था। इमरान ने इत्मीनान की सांस ली। ओके, तुम पास हो गए हो, चलो चले। और फिर सब एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए और कंपाउंड में खड़ी हुई कार में बैठ गए। जोसेफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पिछली सीट पर इमरान और कैप्टन शकील के दरमियान सदीकी बैठा हुआ था। ब्लैक ज़ीरो की कार जब होटल ख्याम के कंपाउंड में जाकर रुकी तो उसने महसूस किया कि हॉल में अफरा तफरी मची हुई है। वह जल्दी से कार से उतरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉल की तरफ चला। हॉल के दरवाजे बंद थे। उसने खुफिया पुलिस कहकर दरवाज़ा खुलवाया और अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक मेज़ पर मुजफ्फर महमूद की लाश पड़ी हुई थी। उसका सारा जिस्म गोलियों से छलनी हुआ पड़ा था।
उसके इर्द गिर्द की मेज़ों पर तकरीबन 10 आदमियों की लाशें पड़ी थीं। उसने बेचैनी से इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे सफदर कहीं नजर नहीं आया, मगर एक कोने की तरफ देखकर वो चौंक पड़ा। उसे तनवीर औंधे मुंह फर्श पर पड़ा नजर आया। उसका सारा जिस्म खून से लथपथ था। इतने में पुलिस दंदनाती हुई हॉल में दाखिल हुई। साथ ही एम्बुलेंसेज भी आई थीं, क्योंकि एम्बुलेंसेज का अमला स्ट्रेचर लेकर अंदर आ गया था। ब्लैक जीरो तनवीर की तरफ बढ़ा। उसने इसकी नब्ज देखी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वह सख्त परेशान हो गया। उसने महसूस किया कि अगर तनवीर को फौरी तिब्बी इमदाद ना मिली तो उसकी हालत सख्त खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता था। अचानक 2 आदमी स्ट्रेचर लिए तनवीर के पास आई और उन्होंने तनवीर को स्ट्रेचर पर लिटाया और फिर बाहर एम्बुलेंस की तरफ भागे। ब्लैक जीरो ने सोचा तनवीर का इलाज अस्पताल के जनरल वार्ड में होने की बजाय दानिश मंजिल में होना चाहिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हॉल से बाहर भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि पुलिस अफसरों को उस पर शक हो सकता था। इतने में तनवीर स्ट्रेचर पर लदा हुआ बाहर जा चुका था। दूसरे जख्मी भी स्ट्रेचरों पर लदे बाहर जा रहे थे। ब्लैक जीरो ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। उसने सिचुएशन का जायजा लिया ताकि अगर निकल भागने की कोई गुंजाइश हो तो उसे अमली जामा पहनाया जा सके, मगर हॉल के तमाम दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला था जिस पर 2 सिपाही तैनात थे। जख्मी इसी रास्ते से जा रहे थे। हॉल में मौजूद तमाम लोग सिमट कर मुख्तलिफ कोनों में चले गए। बज़ाहिर बाहर निकलने की कोई सूरत न थी और ब्लैक जीरो की छटीस कह रही थी कि वो जितनी देर करेगा उतना ही तनवीर मौत के मुंह में चला जाएगा। उसका दिमाग माउफ हो गया। वो टेलीफोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जूलिया को फ़ोन सिर्फ X2 की आवाज़ और नाम से ही किया जा सकता था, वरना ब्लैक जीरो और ताहिर को कौन जानता था। उसने सोचा अगर इस सिचुएशन में इमरान होता तो कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल लेता। इमरान का ख्याल जहन में आती एक बेहतरीन प्लान उसके जहन में आ गया। शायद ये इमरान के नाम की ही बरकत थी कि उसका नाम जहन में आते ही कुंद से कुंद जहन भी मुस्ताद हो जाता था। वह तेज़ तेज़ चलते हुए कोने की तरफ बढ़ा। वहाँ अभी तक एक जख्मी पड़ा था। ब्लैक जीरो ने करीब पहुंचकर इधर उधर देखा। तमाम लोग पुलिस की तरफ मुतवज्जा थे। वह चुपके से उस जख्मी के पास लेट गया। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। उसका कोट खून से लुथड़ गया। उसने हाथ फर्श पर मारकर अपनी सफ़ेद शर्ट और मुंह पर मार लिए। इस तरह उसका चेहरा भी भर गया। इतने कीमती सूट की मिट्टी पलीद होते देखकर उसका दिल दुखा, लेकिन जब तनवीर की जान का ख्याल आया तो उसे ज़रा भी मलाल नहीं हुआ। इतने में चंद आदमी स्ट्रेचर लिए उसके पास आए। उनमें से एक ने उसकी नब्ज़ देखी। उसके चेहरे पर कदरे हैरत के आसार उभरे, लेकिन कुछ समझ में ना आने वाले अंदाज में सर झटका और फिर बाकी साथियों के साथ मिलकर ब्लैक जीरो को भी स्ट्रेचर पर डाला और उसे उठाते हुए हॉल से बाहर निकल आए। ब्लैक जीरो हॉल से तो बाहर आ गया, लेकिन अब उन स्ट्रेचर बरदारों से जान छुड़ाना भी एक मसला था। ब्लैक जीरो का स्ट्रेचर एक एम्बुलेंस में दाखिल कर दिया गया और वो चारों एक और स्ट्रेचर निकालकर फिर दोबारा हॉल में चले गए। ब्लैक जीरो फुर्ती से उठा। उसने देखा कि तनवीर उस एम्बुलेंस में नहीं था। शायद तनवीर वाली एम्बुलेंस जा चुकी थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ किया, लेकिन इसके बावजूद उसका हुलिया अजीब लग रहा था। वो फुर्ती से बाहर निकलकर एक बाड़ की आड़ लेता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ा। शुक्र था कि यह एम्बुलेंस इस बाड़ के करीब ही खड़ी थी। दूसरी जानिब उसने अपनी गाड़ी भी बाड़ के पास ही खड़ी की थी। वो बाड़ के पीछे चलते हुए तेजी से अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा। उसने बाड़ फलांगी और फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर कार में घुस गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार तीर की तरह सनसनाती हुई होटल के कंपाउंड से बाहर थी। अब उसका रुख जनरल अस्पताल की तरफ था। जनरल अस्पताल और ख्याम होटल का फासला चूंकि बहुत ज़्यादा था, इसलिए ब्लैक जीरो को उम्मीद थी कि वह एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने से पहले रोक लेगा। उसकी कार अपनी पूरी रफ्तार के साथ उड़ी चली जा रही थी। आधे से ज़्यादा फासला वो तय कर चुका था, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नज़र नहीं आई थी, ना ही उसका हूटर सुनाई दिया। उसने एक्सेलरेटर पर पैर का पूरा दबाव डाल दिया। कार और भी तेज़ी से भागने लगी। फिर अचानक से हूटर की आवाज़ सुनाई दी और दूर एम्बुलेंस आगे जाती हुई नजर आई और फिर अस्पताल की इमारत भी नजर आने लगी। अब उसकी कार और एम्बुलेंस का फासला नज़दीक से नज़दीकतर होता चला गया। फिर उसकी कार एम्बुलेंस को क्रॉस कर गई। उसने एकदम एक्सेलरेटर पर से पाँव हटा लिया और फिर पूरे ज़ोर से ब्रेक दबा दी। कार एक तवील चीख के साथ सड़क पर रुक गई। यकदम ब्रेक लगने से वो सड़क पर घूम गई। पीछे आने वाली एम्बुलेंस भी ब्रेकों की ज़बरदस्त चिड़चिड़ाहट के साथ ब्लैक जीरो की कार के पास आकर रुक गई। ब्लैक जीरो ने जल्दी से जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर बांध लिया और गाड़ी से नीचे उतराया। एम्बुलेंस का ड्राइवर उसे देख रहा था। ब्लैक जीरो तेजी से एम्बुलेंस के करीब आया। उसने ड्राइवर का दरवाज़ा खोलकर उसे बेदर्दी से खींचकर नीचे उतारा और पिस्तौल निकालकर उसके पहलू से लगा दिया। हैरत और खौफ के मारे ड्राइवर की आंखें फट पड़ी थीं। एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोलो, ब्लैक जीरो ने घुराती हुई आवाज़ में कहा। शुक्र था कि अभी सड़क सुनसान थी। अभी तक वहां कोई गाड़ी नहीं आई थी। ड्राइवर ने घबराकर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। उसे दूसरी सीट पर तनवीर लेटा हुआ नजर आया। इसे फौरन बाहर निकालो, ब्लैक जीरो ने गरजते हुए कहा और ड्राइवर गरीब ने जल्दी से स्ट्रेचर को बाहर खींच लिया। अगर ब्लैक जीरो रिवॉल्वर फेंककर फुर्ती से बढ़कर स्ट्रेचर का दूसरा सिरा ना थाम लेता तो तनवीर ने स्ट्रेचर समेत सड़क पर आ पड़ना था। इस आदमी को कांधे पर उठाओ। ब्लैक जीरो ने स्ट्रेचर फर्श पर रखते ही लपक कर सड़क से रिवॉल्वर उठा लिया। ड्राइवर ने तनवीर को कांधे पर उठा लिया। चलो इसे मेरी कार में डालो। और फिर ड्राइवर ने जैसे ही तनवीर को ब्लैक जीरो की कार में डाला, ब्लैक जीरो दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गया
और जूं की आवाज़ के साथ कार चल पड़ी। ड्राइवर वहीं खड़ा आंखें फाड़े देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने ख्वाब देखा है या आलमे बेदारी है। उधर ब्लैक जीरो की कार जनरल अस्पताल का मोड़ काटकर दानिश मंजिल की जानिब उड़ी चली जा रही थी। जोसेफ ने रूपा बार के सामने कार रोक दी और फिर सदीक के हाथ उठाए कार से बाहर आ गया। वह इमरान की मुकम्मल एक्टिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर मुकम्मल हमाकत थी। इमरान उसकी कमर से पिस्तौल की नाल लगाए चल रहा था और कैप्टन शकील और जोसेफ पीछे पीछे चल रहे थे। इस पोजीशन में जब वो बार में दाखिल हुए तो अंदर मचा हुआ शोर खामोशी में तब्दील हो गया। हर शख्स आंखें फाड़ फाड़ कर इस जुलूस को देख रहा था। वो सीधे गैलरी में दाखिल हो गए। खामोशी अब हल्की भिनभिनाहट में तब्दील हो गई। गैलरी से गुजरकर वो एक कमरे के सामने रुक गए। इमरान ने जोसेफ को इशारा किया और जोसेफ ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा फौरन खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला रूपा था। हैरत से उसकी आंखें फट गईं। जब उसने इमरान को हाथ उठाए देखा, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, वेरी गुड, और वो ने रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। वो अंदर आ चुके थे। रूपा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर दीवार को एक जगह से मखसूस अंदाज में थपथपाया तो कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो तहखाने के एक और कमरे में पहुंच चुके थे। इसकी जेब में पिस्तौल तो नहीं? रूपा ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा और इमरान ने इनकार में सर हिला दिया। मेरे ख्याल में इसके हाथ बांध देने चाहिए क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक शख्स है। मुझे शुबा है ये खाली हाथ भी कुछ ना कुछ कर गुजरेगा। ये कहकर रूपा ने मेज़ की साइड में लगा हुआ बटन दबा दिया। 4 गुंडे हाथों में मशीन गन लिए अंदर आ गए। जोकर, उधर अलमारी से रस्सी निकालकर इसके हाथ मजबूती से बांधो, रूपा ने उनमें से एक को इशारा करते हुए कहा। जोकर नामी आदमी ने मशीन गन एक तरफ रख दी और अलमारी से रस्सी निकालकर सदीकी की तरफ बढ़ा। इमरान का पिस्तौल अभी तक सदीकी की पुश्त से लगा हुआ था। फिर जोकर ने सदीकी के हाथ बांधने के लिए पीछे खींचे, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ। सदीकी ने यकीनन एक कामयाब दाव लगाया था। इससे पहले कि सदीकी के हाथ पीछे बंद थे, जोकर हवा में कलाबाजी खाता हुआ आगे जा गिरा, लेकिन पीछे खड़े इमरान का एक जोरदार मुक्का उसकी कनपट्टी पर पड़ा। मशीन गन वाले चुपचाप खड़े थे। जरब जोरदार थी। सदीकी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो एकदम लहराया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बहुत खूब टाइगर, तुम काबिले तारीफ हो। रूपा के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। जोकर फर्श से उठ खड़ा हुआ और रूपा के इशारे पर उसने सदीकी को उठाया और सोफे पर डाल दिया और उसके बाजू पीछे करके उसके हाथ मजबूती से बांध दिए। आप साहिबान तशरीफ रखिए। रूपा ने सामने रखे हुए सोफे की तरफ इशारा किया और इमरान ने पिस्तौल जेब में डाल लिया और फिर वह सोफों पर बैठ गए। मशीन गनों वाले उनके पीछे खड़े हो गए। मुझे बड़ी खुशी है मिस्टर जैगर, टाइगर और जोसेफ कि आप बहुत बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, तो फिर मैंने कौन सी डिवीज़न ली है? इमरान आदत से मजबूर था। एकदम फर्स्ट क्लास, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दोस्तों, तुम एक दाव हार गए हो। ये कहते हुए उसकी उंगली मेज़ पर लगे हुए एक सुर्ख बटन पर पहुंच गई और फिर इससे पहले कि इमरान चौंकता, रूपा वो बटन दबा चुका था और वो तीनों उछल पड़े। इमरान ने जल्दी से रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन पीछे खड़े हुए गुंडों ने मशीन गन्नें उनकी पुश्त से लगा दी। अब वो मजबूर थे, उन्हें बैठना पड़ा क्योंकि बटन के दबाने से सोफे के नीचे से निकलने वाली कड़ियां उनके पैरों को जकड़ चुकी थीं। कैप्टन शकील की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इस हरकत का क्या मतलब? उसने गरजदार आवाज में रूपा से पूछा। बताता हूँ। फिर उस जोकर नामी गुंडे ने उनके जेबों से रिवॉल्वर और कैप्टन शकील के ओवरकोट से मशीन गन निकाली। तुम्हें यह हरकत महंगी पड़ेगी मिस्टर रूपा, कैप्टन शकील एक बार फिर घुराया। नहीं मेरे दोस्त, मुझे यह हरकत बहुत सस्ती पड़ी है, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। कितने रुपए किलो पड़ी है? इमरान ने मासूमियत से पूछा। ये इमरान है? रूपा ने सदीकी की तरफ इशारा करते हुए इमरान से पूछा। बिल्कुल, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और रूपा का जोरदार कहकहा कमरे में गूंज उठा। तुम रूपा को बेवकूफ़ बनाने चले थे? तुम्हें नहीं मालूम रूपा की 1000 आंखें हैं। अगर वैसे ही बेवकूफ़ बन जाता तो आज जेल की कोठरी में पड़ा सड़ रहा होता। कितना खूबसूरत मंजर था कि इमरान खुद इमरान की कमर से रिवॉल्वर लगाया आ रहा था। बहुत खूब मिस्टर इमरान। कैप्टन शकील और जोसेफ, आपकी स्कीम भी बहुत अच्छी थी, मगर आपको नहीं मालूम आपका मुकाबला रूपा से है। इमरान यह सुनकर दंग रह गया। सारी स्कीम खत्म हो गई थी, लेकिन सवाल यह था कि रूपा को पता कैसे चला। अब बताओ, यह सौदा मुझे महंगा पड़ा है या सस्ता? रूपा ने एक और कहका लगाते हुए कहा। बिल्कुल सस्ता, 2 रुपये किलो के हिसाब से, इमरान ने हंसते हुए कहा। मिस्टर इमरान, मेरी मुद्दत से ख्वाहिश थी कि कहीं तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ तो मैं जी भरकर तुमसे इंतकाम लूँ। क्यों दोस्त, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यकीन करो मैं मुर्गी चोर नहीं हूं कि तुम्हें इसका रंज हो। तुम कहते हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा पूरा खानदान तबाह कर दिया। तुमने एक हंसते मुस्कुराते घर को तबाही, मुफलिसी, गुर्बत और बीमारी के अंधे कुएं में फेंक दिया। तुम्हें शायद याद ना हो कि तुमने आज से 15 साल कबल होटल रंग बहार पर फ्याज के हाथों छापा डलवाया था। मेरा भाई वहां एक बहरा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह बहरा था, मालिक ना था। वो उस वक्त कोकीन का पैकेट लिए होटल के मुख्तलिफ ग्राहकों को सप्लाई करने जा रहा था। फ्याज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छापा डलवाने का मकसद कुछ और हो सकता था, लेकिन मेरा भाई फजूल में मारा गया। एक मुलाजिम अपने घर वालों के पेट का दोजक भरने के लिए मालिक का हर काम करने पर मजबूर होता है। तुमको क्या मालूम कि एक गरीब क्या क्या जतन करता है? तुमने तो सिर्फ इतना देखा कि कोकेन का पैकेट उसके हाथ में था, इसलिए वो कानून की नज़र में मुजरिम था।
तुमने तो इतना भी ना सोचा कि उसको पैकेट देने वाला कौन है? क्या कानून की नज़र में असल मुजरिम वो नहीं? उस पैकेट को खरीदने वाले कौन है? क्या वो कानून के मुजरिम नहीं? लेकिन तुम्हारा कानून सबूत मांगता है और सबूत सिर्फ बैरे के हाथ में था। नतीजा ये हुआ कि होटल भी चलता रहा और कोकेन भी सप्लाई होती रही, मगर मेरा भाई सलाखों के पीछे पहुंच गया। मैं तुम्हें बताऊं कि उसके खानदान वालों पर क्या गुजरी? तो सुनो, तुम्हारे इस छोटे से कारनामे ने क्या क्या गुल खिलाई। तुम शायद आज तक इस जोम में रहे होगे कि तुम मुआशरे को उसके गंदे नासूरों से पाक करके एक खिदमत अंजाम दे रहे हो। मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए कि मुजरिमों और गुंडों के घर वालों ने क्या जुर्म किया था जिसकी भयानक सजा उन्हें मिली थी? क्या इसलिए कि वह मुजरिम या गुंडे के घर वाले थे, किसी अफसर या मुअज़्ज़ज़ शहरी के नहीं? तो क्या तुम्हारा कानून गवारा करता है कि एक के जुर्म की सज़ा सबको मिले? मैं तुम्हें बताऊं कि उन पर क्या गुजरी थी। तुम्हारे सामने इतना शदीद पहलू ना रहा होगा। सुनो, जब मेरे भाई को कोकेन बेचने के जुर्म में 7 साल की कैद हुई तो उस वक्त उसके घर में एक बीमार भाई, एक अंधी माँ और 2 जवान बहनें थीं। भाई के जाने के बाद हमें फाके करने पड़े। आखिर अंधी माँ ने मरता क्या ना करता के मिस्ताक भीख मांगना शुरू कर दी। मैं बिस्तर पर पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा था, लेकिन दवाई के लिए एक पैसा भी नहीं था, और बगैर पैसों के दवाई मिलनी इस मुआशरे में नामुमकिन है। गरीब चाहे मर जाए, क्योंकि उसके मुआशरे में कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन डॉक्टरों की तिजोरियां ज़रूर भरी रहती हैं। क्या ये डॉक्टर कानून के मुजरिम नहीं? क्या ये 4 टीकों की खातिर जीते जागते इंसानों को कब्र में नहीं धकेल देते? मैं मानता हूं कि डॉक्टरों में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो गरीबों का दुख दर्द बांटते हैं, जो पैसे के गुलाम नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। क्या तुमने कभी ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार करवाया है? कभी नहीं ना, क्योंकि उनका जुर्म मुआशरे की नज़र में कोई जुर्म नहीं। वह मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, मुआशरे के काबिल एहतराम अफराद। खैर, ये तो बात से बात निकल आई। मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरी अंधी माँ भीख मांग मांग कर हमारे पेट का दोज़ख भरने की नाकाम कोशिश करती रही। माँ का बेटा कानून की नज़र में कितना ही बड़ा मुजरिम हो, माँ की नज़र में बेटा ही होता है। वो भीख मांगती रही और तुम्हें और तुम्हारे कानून को बद्दुआएं देती रही। और गरीब के पास तो 2 ही चीज़ें होती हैं, दुआएं या बद्दुआएं। और एक दिन खुदा ने मेरी माँ की सुन ली। यानी वो एक बहुत बड़े सनतकार की कार के नीचे आकर मर गई और वह सनतकार उसे गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया। काश कि मेरी माँ उस कार के नीचे आकर मर जाती तो मुझे आज इतना गम ना होता। वो मरी नहीं, उसके सीने की सारी हड्डियां टूट गईं। वो सड़क पर पड़ी तड़पती रही, लेकिन किसी के दिल में रहम ना आया। आखिर चंद गरीब उसे उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल वालों ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। हत्ता कि उसकी मरहम पट्टी करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास रुपया नहीं था, उसके पास किसी बड़े अफसर या वजीर की सिफारिश नहीं थी। वो तड़पती रही। आखिर तड़प तड़प कर सिसक कर उसने दम तोड़ दिया। मेरी जवान बहनें भीख मांगने निकली तो वैसी गायब हुई कि आज तक वापस नहीं आई। मुझे मालूम है कि उन पर क्या बीती होगी। मैं अकेला रह गया, शदीद तरीन बीमारी में। मैं सड़कों पर घसीटता फिरा और फिर गुंडों के हाथ चढ़ गया। नतीजा आज तुम देख रहे हो। मेरा भाई वहीं जेल में सख्तियां उठाते उठाते मर गया। अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे भाई को गिरफ्तार करवाकर मुआशरे की कौन सी खिदमत की थी कि 2 नौजवान लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ मुआशरे का नासूर बना दिया गया? क्या यही खिदमत की कि एक शरीफ नौजवान को गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया? फिर कहते हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या किया था, और ये तो सिर्फ एक आदमी की कहानी है। ना जाने इस जैसी कितनी कहानियों ने तुम्हारे हाथों जन्म लिया होगा। फिर रूपा खामोश हो गया। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। कैप्टन शकील की आंखें भी गहरी सोच का पता दे रही थी। फिर रूपा के चुप होने पर इमरान बोला, रूपा, आज वाकई तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मुझे मेरे कारनामों का एक और पहलू भी दिखा दिया है। आज तक तुम मेरी नज़र से ओझल रहे। जो कुछ तुमने कहा है अगर वो सही है तो मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तो मेरे साथ जो सलूक करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। तुम्हारे से एतराफ़ जुर्म ने मेरे तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए। तुम अब भी उन जुल्मों का कुफारा अदा कर सकते हो, बशर्ते कि तुम मुझे बता दो कि X2 कौन है। रूपा ने गौर से इमरान की आंखों में देखते हुए कहा। X2 का नाम सुनते ही इमरान चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर छाई हुई जज्बातियत की तह यकलख्त दूर हो गई। सदीकी भी होश में आ चुका था, वो भी X2 का नाम सुनकर चौंक पड़ा। अलबत्ता कैप्टन शकील इत्मीनान से बैठा था। X2 वो क्या बला होती है, और हाँ, तुम हमें पहचाने कैसे? इमरान ने पूछा। वो सोच रहा था रूपा ने X2 का पता लगाने की कदरे कामयाब नफ्सियाती कोशिश की है। मुझे तुम लोगों पर शक तो पहले दिन से ही पड़ गया था। सबसे पहले शक तो उस वक्त पड़ा जब तुम मेरे ज़बरदस्त निशाने के बावजूद बच गए। यार सिर्फ इमरान को ही आता है। दूसरा शक तुम्हारे चेहरे को देखकर हुआ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि तुम मेकअप में हो। लेकिन मैं खामोश हो गया। मैं अगर तुम लोगों को उस वक्त गिरफ्तार कर लेता तो शायद मामला बिगड़ जाता। चुनाचे मैंने तुम पर जाल फेंका और तुम उस जाल में पूरी तरह फंस गए। मैंने तुम्हें तुम्हारी फ़ोटो देखकर ढूंढने के लिए कहा और तुम सीक्रेट सर्विस के एक मेंबर सदीकी को अपना मेकअप करवा कर ले आए। लेकिन शायद तुम्हें इस पर यकीन ना आए कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ वापस आने तक तुम्हारी की हुई गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ मेरे पास टेप की सूरत में मौजूद है। दरअसल मैंने तुम्हें जो नोट दिए थे उस पर चढ़ी हुई रबड़ पर इंतहाई जदीद बज़ाहिर नज़र ना आने वाला टेक्टाफोन लगा हुआ था।
नोटों की गड्डी तुम्हारी जेब में पड़ी रही और मैं तुम्हारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ यहाँ बैठा सुनता रहा। इस तरह मुझे पता चल गया कि तुम लोगों की हैसियत क्या है। अब तुम मुझे बताओ कि X2 कौन है, क्योंकि अब तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम X2 को नहीं जानते। रूपा ने तफसील से बताते हुए कहा। X2 मेरे पालतू तोते का नाम है। इमरान ने कहा, शट अप। तुम मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। रूपा गुस्से में आ गया। तो तुम कसाई भी रह चुके हो, इमरान ने हंसते हुए कहा। रूपा की आंखें सुलग उठी। हाँ, अब तुम्हारे लिए मुझे कसाई भी बनना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि तुम कब तक मजाक में टालते हो। मैं मरते दम तक मजाक करता हूँ। तुम्हें गलत फहमी है मिस्टर इमरान। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मशीन गन वाले अभी तक उनके सरों पर खड़े थे और पैरों में पड़ी हुई कड़ियों ने उन्हें बेबस कर रखा था। ब्लैक जीरो की कार इंतहाई तेजी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पिछली सीट पर तनवीर बेहोश पड़ा था। उसके जख्मों से खून रिस रहा था। ब्लैक जीरो को मालूम था कि हर गुजरता लम्हा तनवीर को मौत के मुंह में ले जा रहा है, इसलिए वो कार की रफ्तार लम्हा बलम्हा बढ़ाता चला गया। अचानक एक धमाके की आवाज़ आई और कार बेकाबू होने लगी। ब्लैक जीरो ने कार संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। कार की रफ्तार चूंकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे संभालना नामुमकिन हो गया। और फिर वही हुआ। कार कलाबाजियां खाती हुई सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और पेट्रोल की टैंकी ने आग पकड़ ली। ब्लैक जीरो को जिस वक्त होश आया तो उस वक्त आग के शोले उसके चारों तरफ रक्स कर रहे थे और वह खुद हिलने से भी माजूर था। ना जाने उसके जिस्म में क्या कुछ टूट फूट गया था। आग अभी तक उसके कपड़ों को नहीं लगी थी। उसने महसूस किया कि अगर चंद लम्हों की और देर हो गई तो यहीं जलकर खाक हो जाएगा। और तनवीर तो शायद गाड़ी के झटके को भी बर्दाश्त ना कर पाया हो, क्योंकि उसके जख्म बेहद खतरनाक थे। तनवीर का ख्याल आते ही उसके जिस्म में बर्फ की लहर दौड़ गई। उसने जिस्म को हिलाया और उसे यह देखकर हैरत हुई कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। चारों तरफ आग के शोले मौत की जुबान बने लपक रहे थे। कार धड़ाधड़ जल रही थी। ब्लैक जीरो का इतनी देर तक बच जाना ही मौजूद था। उसने दाएं तरफ देखा तो कार का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उसके दरमियान आग की चादर तनी हुई थी। उसने अपने जिस्म को सुकेड़ना चाहा, लेकिन टांगें फंसी हुई थीं। एक जोरदार झटके से उसकी टांगें निकल आईं। उसने सर मोड़कर देखा तो तनवीर पिछली सीट से गायब था। उसी लम्हे उसके कोट को आग लग गई। अब मामला बर्दाश्त से बाहर था। आग की वजह से बेहद गर्मी थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी ने जलते हुए आतिशदान में फंसा दिया हो। और फिर उसने अपनी पूरी कुव्वत से खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। आग की दीवार पार करते हुए उसके हाथ झुलस गए। वह जमीन पर कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। जमीन पर लौटने की वजह से आग बुझ गई और वो उठ खड़ा हुआ। उसका तमाम जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। जिस्म पर काफ़ी जख्म आए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। आग की वजह से चारों तरफ रोशनी हो रही थी। अचानक उसकी नज़र दूर पड़े तनवीर पर पड़ी, जो शायद कार के लुढ़कने के दौरान बाहर आ गिरा था। वो तेजी से तनवीर की तरफ बढ़ा। तनवीर अभी तक बेहोश था। उसने तनवीर की नब्ज पर हाथ रखा। उसके मरने में बहुत कम वक्त बाकी था। अगर उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना मिली तो वो ख़त्म हो जाएगा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसने तनवीर को कंधे पर लादा और गड्ढे से होता हुआ सड़क पर आ गया। दानिश मंजिल वहां से काफ़ी दूर थी। उसने सोचा टैक्सी का इंतज़ार किया जाए, लेकिन उस सड़क पर हो सकता था कि टैक्सी सारी रात ना आए। अब वो फंस गया था। इससे तो अच्छा था कि तनवीर जनरल अस्पताल चला जाता। आखिर उसने दानिश मंजिल की तरफ भागना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर जाने के बाद वो एक चौराहे पर आ गया। उधर से एक ट्रक आ रहा था। उसने ट्रक ड्राइवर की मिन्नत की और ट्रक ड्राइवर उसे और तनवीर को अस्पताल पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब ब्लैक जीरो ने दानिश मंजिल जाने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि ड्राइवर उसे छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और फिर पोजीशन ज़रूर नाजुक हो जाती। इसलिए उसने राना पैलेस जाने का ख्याल बनाया और फिर वो राना पैलेस से तकरीबन 100 गज पीछे उतरा। ट्रक के जाने के बाद ब्लैक जीरो तनवीर को कंधे पर डाले भागता हुआ राना पैलेस में दाखिल हो गया। चंद लम्हे बाद डॉक्टर फारूकी तनवीर को देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर फारूकी अपने अमला समेत राना पैलेस से मुल्हिका कोठी में रिहाइश पजीर थे। डॉक्टर फारूकी काबिल तरीन सर्जनों में से थे। उनकी खिदमात सिर्फ X2 के लिए मखसूस थीं। उन्होंने तनवीर की खतरनाक हालत को फौरन भांप लिया। तनवीर के जिस्म में 3 गोलियां लगी थीं, जिन्हें निकालना बेहद ज़रूरी था। उन्होंने फौरन ऑपरेशन का फैसला किया। राना पैलेस में एक जदीद ऑपरेशन थिएटर मौजूद था। ये इमरान की पेशबंदी थी, जो आज तनवीर के काम आई। आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर फारूकी ने इत्मीनान की सांस ली। खतरा किसी हद तक दूर हो चुका था। डॉक्टर फारूकी ने तनवीर से फारिग होकर ब्लैक जीरो की भी मरहम पट्टी कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद रूपा दोबारा उस कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें इमरान और उसके साथी कैद थे। वो अकेला ना था, उसके साथ एक नकाबपोश भी था। रूपा ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए नकाबपोश से कहा, यह मिस्टर इमरान है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड, आपने इंतहाई काबिल कदर कारनामा सर अंजाम दिया है। बॉस इमरान से मिलकर ज़रूर खुश होगा। नकाबपोश ने गुराती हुई आवाज़ में कहा। मैंने कहा, ए महजबी पर्दानशी, क्या तुम अपने दीदार से मुशर्रफ भी फरमाओगे? इमरान ने हाँक लगाई। शट अप, अदब से बात करो।
रूपा ये सुनकर फट पड़ा। क्यों, क्या ये किसी स्कूल के मास्टर हैं? इमरान ने उसी लहजे में कहा। लेकिन रूपा ने इमरान और उसके साथियों के पीछे खड़े हुए गुंडों को इशारा किया और इमरान और उसके साथियों पर जैसे पहाड़ टूट पड़े। उनके सरों पर मशीन गनों के बट काफ़ी जोरदार पड़े थे और वह सब बेहोश हो गए। रूपा ने आगे बढ़कर बारी बारी सबकी आंखें खोलकर देखा, फिर मुतमईन अंदाज में तवील सांस ली। लीजिए बॉस, अब ये बड़े बॉस तक आसानी से पहुंच जाएंगे। गुड मिस्टर रूपा, तुमने अच्छा किया। ये जितनी जल्दी बॉस तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। फिर रूपा ने एक आदमी को मखसूस इशारा किया और वह शख्स फुर्ती से कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तैयार है बॉस? उसने अदब से सर झुकाकर कहा। ओके। ये कहकर रूपा मेज की तरफ गया और फिर उसने मेज की निचली साइड में लगे हुए बटन को दबाया और इमरान और उसके साथियों के पैरों पर लगी कड़ियां खुलकर दोबारा सोफों में गायब हो गईं। इनको उठाकर गाड़ी में डालो, रूपा ने गुंडों से कहा और फिर बारी बारी उन सबको उठाकर कमरे से बाहर ले जाया गया और दरवाजे के पास खड़ी एक स्याह रंग की बंद वैन में डाल दिया गया। ओके मिस्टर रूपा, आपका काम खत्म हुआ। बॉस यकीनन आपको बड़े इनाम से नवाजेगा। मैं बॉस का खादिम हूँ, रूपा ने इंतहाई अदब से सर झुकाकर कहा और वह नकाबपोश वैन के ड्राइवर के साथ बैठ गया और वैन तेजी से चल पड़ी। ब्लैक जीरो इमरान और उसके साथियों के बारे में बेहद बेचैन था। उनकी कोई खबर नहीं थी। उधर सफ्तर भी गुम था। उसके तमाम साथी सिवाय जूलिया के मंजर से गायब थे। तनवीर जख्मी पड़ा था। ब्लैक जीरो को इमरान और कैप्टन शकील की सलाहियतों पर बेपनाह एतमाद था, लेकिन इसके बावजूद भी वह मुस्तरिब था। अब तक इमरान की तरफ से कॉल आ जानी चाहिए थी। उधर सर रहमान ने फ़ोन करके ये बताया था कि कैप्टन फयाज भी कल से गुम है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। ब्लैक जीरो की अकल हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। आला हुक्काम अलहदा परेशान थे। इतनी अहम फाइल का कोई पता नहीं चल रहा था। ब्लैक जीरो फाइल की अहमियत से बखूबी वाकिफ था। फाइल में दरअसल इस मंसूबे की तफसील थी जिसके अंदर एक दोस्त मुल्क की मदद से हाइड्रोजन बॉम्ब और फैक्ट्री तैयार हो रही थी। वह दोस्त मुल्क के सिलसिले में मंजर आम पर नहीं आना चाहता था। फैक्ट्री के हिफाजती इंतजामात फाइल की चोरी के बाद सख्त तरीन कर दिए गए, लेकिन इस फाइल में दोस्त मुल्क के वजीर खारजा के दस्तखत थे। अगर वो मुआहिदा लीक आउट हो गया तो बेशुमार बैनुल-अक़वामी पेचीदगियां बढ़ जाने का खतरा था। इसलिए इस फाइल को हर सूरत में वापस करना इंतहाई ज़रूरी था। यह सूरत-ए-हाल ब्लैक जीरो को बेहद परेशान कर रही थी। एक एक लम्हा अहम था और वो अभी तक इस सिलसिले में कुछ ना कर सका था। आखिर उसने कुछ सोचा, फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर डायल किए। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ आई। यस, जूलिया स्पीकिंग। X2। ब्लैक जीरो ने मखसूस आवाज़ में कहा। यस बॉस। जूलिया की आवाज़ उसके कानों से टकराई। जूलिया, तुम कामयाबी जामनगर के रूपा बार में जाओ। वहाँ किसी न किसी तरीका से तुम्हें बार के मालिक रूपा से मिलना है। तरीक़ेकार का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इमरान वगैरह वहाँ गए थे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई इतला नहीं मिली। तुमने रूपा से मिलकर यह अंदाज़ा लगाना है कि इमरान कहाँ है और इस किस्म की बात और अदाकारी करना कि रूपा तुमसे खटक जाए, और अगर वो तुम्हें अगवा करके कहीं भेजे तो ये ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारे बालों के क्लिप में नंबर 4 ट्रांसमीटर ज़रूर होना चाहिए और जिस वक्त तुम रूपा बार में जाओ उसे हर वक्त ऑन रखना। समझ गई तुम? बिल्कुल बॉस, आप बेफिक्र रहें। जूलिया की आवाज़ आई। ओके, ब्लैक जीरो ने कहा और रिसीव रख दिया। चंद मिनट तक वह बैठा सोचता रहा। फिर उसने उठकर सामने लगी हुई अलमारी खोली और प्लास्टिक मेकअप करना शुरू कर दिया। अब उसकी शक्ल काफ़ी बदल चुकी थी। उसने दूसरी अलमारी से नंबर 4 ट्रांसमीटर निकालकर जेब में डाला और एक दो और चीज़ें जेब में डालकर फिर अपने मखसूस कमरे में आ गया। उसने जूलिया को बतौर चारा इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इसके अलावा उसके ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो जूलिया का पीछा करके तंजीम के हेडक्वार्टर तक पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से जामनगर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। रास्ते में उसे जूलिया अपनी कार में जाती हुई नजर आई। वो उसे क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया और दूर चला गया। वो उससे पहले रूपा बार में जाना चाहता था। चुनाचे वो थोड़ी ही देर बाद रूपा बार में दाखिल हो रहा था। उसने एक कोने में रखी हुई एक अलग थलग मेज़ संभाली और मेज़ पर पड़े हुए अखबार को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे वेटर उसके सर पर सवार था। कॉफ़ी लाओ, ब्लैक जीरो ने उसे हदायत की और वह सर झुकाकर चला गया। उसी वक्त जूलिया भी बार में दाखिल हुई। हॉल में बैठे तकरीबन तमाम अफराद की नज़रें उस तरफ उठ गईं। हॉल में चूंकि ज़्यादा तादाद गुंडा टाइप अफराद की थी, इसलिए बहुत से लोगों की नज़रों में ब्लैक जीरो ने हवस के साए नाचते देखे और फिर बुरा समूह बनाकर कॉफ़ी पीने लगा। जूलिया हॉल के दरमियान पड़ी हुई एक खाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। वेटर लपक कर उसके पास पहुंचा। उसके दांत निकल रहे थे। ब्लैक जीरो ने 4 नंबर ट्रांसमीटर, जो बिल्कुल छोटे साइज में था, निकालकर कान के अंदर चिपका लिया। यह ट्रांसमीटर मुल्क के मशहूर साइंसदान मिस्टर सदीकी की आजाद थी, जो खुसूसन सीक्रेट सर्विस के लिए ईजाद किए गए थे। इससे ट्रांसमीटर के ऊपर ऐसा सोल्यूशन लगा दिया गया था जो जिस्म के साथ चिपक जाता था। इसको इमरान की फरमाइश पर तैयार किया गया था, क्योंकि आम ट्रांसमीटर कानों में नहीं लगाया जा सकता और इस पर कोई कॉल आती तो एजेंट को उठकर अलहदा जाना पड़ता, जिसे बाज़ औक़ात उस पर शक किया जा सकता था। ब्लैक जीरो ने ट्रांसमीटर ऑन कर लिया, इसलिए अब वो आराम से बैठा जूलिया की गुफ्तगू सुन रहा था। कॉफ़ी ले आओ, जूलिया वेटर को कह रही थी। ओके मैडम, वेटर ने कहा और तेज़ी से काउंटर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जूलिया की मेज़ पर कॉफ़ी सर्व की जा चुकी थी
जूलिया ने आराम से कॉफ़ी का एक घूंट लिया और फिर यकलख्त उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कॉफ़ी का कप जोर से फर्श पर दे मारा, एक छनाका हुआ और हॉल में बैठे हुए सब लोग चौंक पड़े। वेटर तेजी से जूलिया की तरफ आया। ये कॉफ़ी लाए हो? ये बार है या गंदगी का घर? जूलिया की आवाज़ गुस्से से फटने लगी। ब्लैक जीरो धीरे से मुस्कुरा दिया। वह समझ गया कि जूलिया चाल चल रही है। क्या हुआ मैडम? वेटर ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा सर, ऐसी कॉफ़ी तुम लोगों को पिलाते हो जिससे बदबू आ रही है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मैं उससे बात करूंगी। क्या तुम लोग पैसे नहीं लेते, खुदा के नाम पर कॉफ़ी पिलाते हो? जूलिया गुस्से से चीख उठी। मैडम और कॉफ़ी ला देता हूँ, वेटर ने जूलिया के गुस्से से और ज़्यादा घबराते हुए कहा। हॉल में बैठे हुए बहुत से लोग जूलिया के गिर्द इकट्ठे होने लगे। वो सब वेटर को बुरा भला कह रहे थे। नहीं, कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? मैं उससे बात करूंगी, जूलिया ने चीखते हुए कहा। मैनेजर काउंटर से निकलकर जूलिया के करीब आ गया। मैडम आप तशरीफ रखें, कॉफ़ी और आ जाती है, उसने अपने लहजे को नरम बनाते हुए कहा। हालांकि वह चेहरे से इंतहाई सख्त गिर मालूम हो रहा था। क्या तुम इस बार के मालिक हो? जूलिया ने गुस्से से उसकी तरफ घूम कर कहा। नहीं मैडम, इस बार के मालिक मिस्टर रूपा हैं, मैनेजर ने जवाब दिया। अब उसके लहजे में हल्की सी तलखी आ गई थी। तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। बॉस आपसे मिलना ज़रूर पसंद करेंगे क्योंकि आप जैसी तितलियाँ उन्हें अच्छी लगती हैं, मैनेजर ने कहा। शट अप, जूलिया चीखी और उसका हाथ घूम गया। मैनेजर के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। लोग सख्ते में आ गए। मैनेजर की आंखों में सुर्खी आ गई। उसने जेब में हाथ डाला। इससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता, सीढ़ियों पर रूपा नजर आया। क्या हंगामा हो रहा है? रूपा ने गरजदार आवाज में कहा। इस आवाज को सुनते ही हॉल में अफरा तफरी मच गई। जूलिया के इर्द गिर्द खड़े गुंडे तेजी से अपनी अपनी मेजों की तरफ चले गए। मैनेजर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, मगर उसने अपने लहजे को मौदमाना बनाते हुए रूपा से सारी तफसील बयान कर दी। तो तुम हो रूपा, इस बार के मालिक? जूलिया ने लापरवाही से रूपा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, रूपा ने आस्था से कहा। तुम्हारे बार में ऐसी सड़ी हुई गंदी कॉफ़ी लोगों को पिलाई जाती है, जूलिया ने कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम मेरे साथ दफ्तर चलो, वहीं आराम से बात करेंगे। रूपा की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत गौर से जूलिया की तरफ देख रहा था। क्यों, यहाँ बात करने में क्या अर्ज है? जूलिया ने पूछा। शायद तुम डर रही हो मैडम। मेरे ख्याल में यहाँ के माहौल से मेरे कमरे में बैठकर बातें करना ज़्यादा बेहतर है, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे क्यों डरूंगी? क्या तुम मुझे खा जाओगे? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जूलिया ने कहा और वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। ब्लैक जीरो अपनी मेज पर बैठा इत्मीनान से सब कुछ सुन रहा था। उसने हंगामे में कोई दखल न दिया, बल्कि खामोशी से बैठा कॉफ़ी पीता रहा। उसके ऊपर जाने के बाद हॉल में जूलिया के मुतालिक चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और मैनेजर काउंटर के पीछे खड़ा अब भी अपना गाल सहला रहा था। शायद थप्पड़ काफ़ी ज़ोरदार था। बैठ जाओ, रूपा की आवाज़ ब्लैक जीरो के कानों में आई। फिर जूलिया के धम से सोफे पर बैठने की आवाज़ आई। रूपा ने घंटी बजाई। फौरन एक वेटर कमरे में आया। बेहतरीन कॉफ़ी तैयार करवा कर लाओ, रूपा ने वेटर से कहा और वेटर अदब से सर झुकाकर बाहर निकल गया। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? रूपा ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मुझे जूलिया कहती हैं, जूलिया ने असल नाम बता दिया। जूलिया। रूपा चौंक पड़ा और फिर बगौर जूलिया को देखने लगा। तुम चौंके क्यों? जूलिया ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, किसी ज़माने में मेरी एक दोस्त का नाम भी जूलिया था, रूपा ने मुबहम सा जवाब दिया। इतने में वेटर कॉफ़ी ले आया। रूपा ने कॉफ़ी बनाई और एक मग उठाकर जूलिया के सामने रख दिया। जूलिया रूपा को बगौर देख रही थी। उसके चौंकने से वो खटक सी गई कि रूपा उसकी असलियत पहचानता है। उसे शक था कि वो कॉफ़ी में ज़रूर कोई ख्वाब आवर दवाई मिलाएगा, लेकिन बगौर देखने के बावजूद ऐसी कोई हरकत नज़र नहीं आई। चुनाचे वो कॉफ़ी की तरफ से मुतमईन हो गई। हाँ तो मिस्टर जूलिया, आपका पूरा नाम क्या है? जूलियाना फिट्ज़वाटर, जूलिया ने इत्मीनान से जवाब देकर कॉफ़ी का एक लंबा घोंट लिया। क्या तुम इमरान को जानती हो? अचानक रूपा ने पूछा और कॉफ़ी का मग जूलिया के हाथों से गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसके गुमान में भी नहीं था कि रूपा इमरान के बारे में यूं बराह रास्त सवाल करेगा। तुम इमरान को कैसे जानते हो? जूलिया ने हवास बजा लाते हुए कहा। इमरान और उसके साथियों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है मिस जूलिया, रूपा ने कहा और इसके साथ ही उसके हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगा। मुझे अफसोस है कि तुम में इमरान वगैरह की साथी निकली, वरना मेरा ख्याल था कि कुछ दिन तुम्हारे साथ लुत्फ उठाता, रूपा ने सख्त लहजे में कहा और जूलिया चौंक कर खड़ी हो गई। तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे? जूलिया ने खौफजदा होने की एक्टिंग की। नहीं, पहले ये बताओ कि तुम खुसूसन मेरे बारे में क्यों आई हो और फिर ख़ास तौर पर झगड़ा किया। मेरे ख्याल में तुम मुझसे मिलना चाहती थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई साथी तुम्हारी निगरानी भी कर रहा है। पहले मैं उसे चेक कर लूँ। यह कहकर उसने एक हाथ से मेज़ पर लगा हुआ एक बटन दबाया। चंद लम्हे बाद एक गुंडा हाथ में मशीन गन लिए कमरे के अंदर आ गया। मिस जूलिया, अपने परस से पिस्टल निकालकर मेज़ पर रख दो, वरना मेरे ये साथी तुम्हारे लिबास में भी हाथ डालने से गुरेज नहीं करेगा, रूपा ने इत्मीनान से कहा। मेरे पास कोई पिस्टल नहीं है। और क्या तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए थे? इमरान के साथ मेरी दोस्ती है, मैं उसके किसी जुर्म में शरीक नहीं हूँ, जूलिया ने एहतजाजन कहा। शट अप, शराफत से पिस्टल मेज़ पर रख दो, रूपा ने तल्ख लहजे में कहा। जूलिया एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर गुंडे को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने परस से पिस्टल निकालकर मेज़ पर रख दिया। शुक्रिया, रूपा ने तीखे अंदाज में कहा।
अब मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ कौन है। ये कहकर उसने मेज़ पर लगे हुए बटन को दबाया। ब्लैक ज़ीरो ये सुनकर फ़ौरन मेज़ से उठा। उसने बिल पहले ही अदा कर दिया था। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ बाहर से बाहर निकल आया। उसने कार स्टार्ट की और थोड़ी दूर वाकई एक कैफ़े में जाकर बैठ गया। रूपा के बटन दबाने के चंद लम्हे बाद एक वेटर फुर्ती से कमरे में दाखिल हुआ। यस सर। मैनेजर को बुलाओ। ओके सर। वेटर चला गया। चंद लम्हे बाद जिसको जूलिया से थप्पड़ पड़ा था वो मैनेजर अंदर दाखिल हुआ और अंदर की सिचुएशन देखकर एक लम्हे के लिए छिटका। टोनी, वैन का इंतजाम करो। मिस साहबा को नंबर 16 ले जाना है। ओके बॉस। टोनी गुस्सीली और भरपूर नज़रों से जूलिया को देखता हुआ वापस मुड़ गया। तुम इसका ख्याल रखो, मैं इसके साथी का पता करता हूँ, रूपा ने गुंडों से कहा और खुद बाहर निकल आया। वो सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में दाखिल हुआ और फिर उसने गहरी नज़रों से हॉल में बैठे हुए अफराद को देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी मशकूक शख्स नजर नहीं आया। उधर ब्लैक ज़ीरो वैन का लफ्ज़ सुनकर कैफ़े से बाहर निकल आया और टहलते टहलते रूपा बार की पिछली गली में आ गया। उसे मालूम था कि रूपा बार का एक दरवाज़ा पिछली गली में है, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वैन इसी गली में खड़ी होगी और वाकई एक स्याह रंग की वैन वहाँ खड़ी थी। वह मोहतात अंदाज में चलता हुआ वैन के करीब आया। वैन में कोई आदमी नहीं था, शायद ड्राइवर को इतला करने गया था। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कोट की जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इसके साथ एक सोल्यूशन टेप लगा हुआ था। उसने फुर्ती से वैन के पिछले बम्पर के नीचे उस डब्बे को चिपका दिया और फिर खुद मुतमईन अंदाज में चलता हुआ गली पार कर गया। यह ताकुब करने का इंतहाई अनोखा और महफूज तरीन अंदाज था और इमरान की ईजाद थी। इस डिब्बे में एक मखसूस बेरंग किस्म का स्याल था जो धीरे धीरे सड़क पर गिरता चला जाता था। उसे हर शख्स नहीं देख सकता था। एक मखसूस किस्म की ऐनक पहनने पर यह सड़क पर दूर से चमकता था और ताकुब करने वाला वो ऐनक पहनकर बड़े आराम से इस स्याल को देखता हुआ ताकुब करता रहता। यह इंतज़ाम करके ब्लैक ज़ीरो दोबारा कैफ़े में आकर बैठ गया। इस दौरान उसने सुना कि जूलिया को पिस्तौल मारकर बेहोश कर दिया गया और रूपा उसे वैन में डालने के अहकाम दे रहा था। जूलिया को वैन में लाद दिया गया और फिर वैन चल पड़ी। रूपा ने ड्राइवर को ताकुब का खास ख्याल रखने की हदायत की। उधर ब्लैक ज़ीरो बड़े इत्मीनान से कैफ़े में बैठा मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वो उठा, उसने बिल अदा किया और कार लेकर वैन के पीछे चल पड़ा। और उसने वो ऐनक पहन रखी थी और सड़क पर चमकता हुआ स्याल उसे बखूबी नजर आ रहा था। एक बड़े हॉल में इमरान, कैप्टन शकील, जोसेफ, सदीकी, जूलिया, सफदर और फ्याज कुर्सियों पर बंदे बैठे थे। ये मुजरिमों का मुकामी हेडक्वार्टर था। 4 गुंडे हाथों में मशीन गन लिए हाल के चारों कोनों में खड़े थे और हॉल में 3 नकाबपोश भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने कहा, बॉस अभी तक नहीं आया। उसने कहा तो है कि वो आ रहा है, देखो कब पहुंचता है। दूसरे ने जवाब दिया, भाई साहब पानी तो पिला दो। काफ़ी देर की खामोशी से इमरान की जुबान खुजलाने लगी थी। बॉस के आने पर यह सब कुछ मिलेगा, अभी खामोश रहो, एक नकाबपोश ने उसे डांटते हुए कहा। तो क्या तुम्हारा बॉस माशकी है? इमरान ने हंसते हुए कहा। लेकिन वो शख्स माशकी का मतलब ना समझ सका। माशकी क्या? उसने अजराहे तजस्सुस पूछ लिया। माशकी हमारे यहाँ ऐसे आदमी को कहते हैं जो बहुत सखी हो। खामोश रहो क्योंकि बॉस आ रहा है, नकाबपोश ने जल्दी से कहा। क्योंकि हॉल में लगा हुआ सुर्ख बल्ब अचानक जलने लगा था। तो क्या मैं तुम्हारे बॉस से डरता हूँ? इमरान ने मज़का खेज अंदाज में कहा। शट अप। नकाबपोश गुस्से से चीख पड़ा। बुरी बात, चीखने से इंसान को सरतान हो जाता है, इमरान ने उसी लहजे में कहा। इससे पहले कि नकाबपोश कोई जवाब देता दरवाज़ा खुला और एक दुबला पतला तवील कामत नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। सब नकाबपोश उसको देखते ही अदब से खड़े हो गए। इमरान ने भी उठने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में वो कुर्सी समेत फर्श पर लुढ़क गया। बॉस के इशारे पर एक गुंडे ने उसे पकड़कर सीधा किया। शुक्रिया भाई साहब। इमरान यूं हाँपने लगा जैसे मीलों चल कर आया हो। उसके चेहरे पर हमाकतें भरपूर अंदाज में जलवागर हो रही थी। बॉस एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। इमरान कौन है? उसकी गंभीर आवाज़ हॉल में गूंजी। ये है। एक नकाबपोश ने इमरान की तरफ इशारा किया। बाकी कौन है? उसने दोबारा पूछा। मेरे बराती हैं हजूर। इमरान का लहजा इंतहाई फिदवियाना था। शट अप। बॉस ने डांटा और इमरान यूं डर कर सिमट गया जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। ये इसके साथी हैं। एक नकाबपोश ने जूलिया, जोसेफ, सदीकी और कैप्टन शकील की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर सफदर की तरफ इशारा किया कि यह स्पेशल ब्रांच का जासूस है और फिर फ्याज की तरफ इशारा करके कहा कि ये यहाँ की मुकामी CID का सुपरिंटेंडेंट है। ठीक है। बॉस ने सर हिला दिया। वो कुछ देर सोचता रहा। नंबर 16 कहाँ है? उसने एक नकाबपोश से पूछा। ब्लैक रूम में सर। नकाबपोश ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। उसे बुलाओ। और नकाबपोश के इशारे पर दरवाजे के पास खड़ा हुआ गुंडा बाहर चला गया। चंद लम्हे बाद एक नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। सामान तैयार है? बॉस ने उससे पूछा। यस सर। ले आओ, बॉस ने कहा। इमरान सोच रहा था कि कौन सा सामान होगा, शायद ये लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। चंद लम्हे बाद उसने बुरा सा मुंह बनाया। क्योंकि वह नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ तो उसने हाथ में इलेक्ट्रिक काविया उठाया हुआ था। वह समझ गया कि यह अजियत के सामान के मुतल्लिक पूछ रहा था। काविया एक छोटा औजार होता है जिसे इलेक्ट्रिक वायरों में जोड़ लगाए जाते हैं, यानी अब इस काविया से उनमें से किसी के जिस्म को जलाया जाएगा। इमरान को आगे ले आओ, बॉस ने हुक्म दिया।
और उस नकाबपोश ने इमरान को कुर्सी समेत उठाकर हॉल के एक सतून के पास लाकर खड़ा कर दिया। बॉस इस सतून के पास बैठा हुआ था। इसकी शर्ट फाड़ो। और एक गुंडे ने उसकी शर्ट फाड़ डाली। अरे अरे जालमो, इतनी कीमती शर्ट का सत्यानाश कर दिया। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। कोई बात नहीं, नहीं मिल जाएगी, बॉस ने इत्मीनान से कहा। अच्छा फिर ठीक है, इमरान जैसे मुतमईन हो गया। लगाओ, बॉस ने आहिस्ता से कहा। और उनमें से एक नकाबपोश ने काव्य का स्विच प्लग में लगाया और 1 मिनट में जब काव्य सुरख हो गया तो उसने इसे इमरान के बाजू की तरफ बढ़ाया। उधर ब्लैक जीरो सियाल की मदद से ताक़ुब करता हुआ दारुल हुकूमत आ पहुंचा। ताक़ुब किंग कॉलोनी की एक वसी और इस कोठी पर आकर ख़त्म हो गया। कोठी पर कोई नंबर प्लेट मौजूद ना थी और कोठी का गेट भी बंद था। उसने काफ़ी आगे जाकर एक छोटी सी गली में अपनी कार रोकी और खुद उतरकर कोठी की पिछली तरफ आ गया। अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उसके देखे जाने के इम्कानात बहुत कम थे। काव्या इमरान के बाजू से चिमट गया। गोश्त के जलने की बदबू अंदर हॉल में फैल गई। जूलिया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इमरान के चेहरे पर एक शिकन भी न आई। अब उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी तारी थी। कैप्टन शकील सोच रहा था कि यहाँ से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, मगर कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर तुम ये तशद्दुद क्यों कर रहे हो? इमरान ने संजीदगी से पूछा। ताकि तुम बता सको कि X2 कौन है, बॉस ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने बताया तो है कि X2 मेरे पालतू तोते का नाम है। तुम फिक्र न करो, अब ये तोता इंसान में बदल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये काव्य जादू का है? हाँ। और फिर उसके इशारे पर नकाबपोश ने काव्य दोबारा इमरान के बाजू पर लगा दिया। अब इमरान के बाजू की चर्बी भी नजर आने लगी। इमरान की आंखों में वहशत की झलकियां नजर आने लगी। कैप्टन शकील ने आखिर एक तरकीब सोच ली। बाजू की रस्सियां खोलना तो उसके लिए कुछ मुश्किल ना था। इस सिलसिले में तो उसके हाथ का मखसूस कंगन ही काफ़ी था। लेकिन असल मसला हॉल की सिचुएशन पर काबू पाना था। उससे इमरान की तकलीफ बर्दाश्त न हो रही थी। उसने कुछ ना कुछ करने का फैसला कर लिया और चंद लम्हों बाद उसके हाथ रस्सियों से आज़ाद हो चुके थे। इमरान अब बिल्कुल खामोश था। उसके दोनों बाजुओं पर काफ़ी जख्म आ चुके थे, लेकिन उसके मुंह से एक सिसकी भी ना निकली थी। कैप्टन शकील ने आज़ाद होते ही इधर उधर नज़र डाली। सब लोगों की तवज्जो इमरान की तरफ थी। उसकी कुर्सी एक कोने में थी और उससे चंद कदमों पर एक गुंडा मशीन गन लिए खड़ा था। उसने सोचा अगर मैं इस मशीन गन पर काबू पा लूं तो शायद कोई बात बन जाए। गुंडा भी इमरान की तरफ मुतवज्जा था। कैप्टन शकील ने बैठे बैठे जंप लगाया और दूसरे लम्हे मशीन गन उसके हाथों में थी। उसकी हथेली की एक ही ज़रब गुंडे की गर्दन तोड़ चुकी थी। तमाम लोग चौंक पड़े। एक लम्हे के लिए सिचुएशन किसी की समझ में न आई। उसी लम्हे मशीन गन चली और बाकी 3 गुंडे मशीन गनों समेत फर्श पर ढेर हो चुके थे। लेकिन दूसरे लम्हे तमाम नकाबपोशों के हाथों में रिवॉल्वर चमके। बॉस अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। कैप्टन शकील की मशीन गन का रुख उसकी तरफ हुआ, लेकिन उसी लम्हे एक नकाबपोश के रिवॉल्वर से गोली चली और मशीन गन कैप्टन शकील के हाथों से गिर गई। गोली उसके हाथ पर पड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि दूसरी गोली कैप्टन शकील के जिस्म में लगती, अचानक रोशनदान से एक फायर हुआ और हॉल में जलने वाली ट्यूबलाइट बुझ गई और हॉल में अंधेरा छा गया। यह फायर यकीनन ब्लैक जीरो ने किया था। कैप्टन शकील ने अपनी जगह से छलांग लगाई और अंदाजे के मुताबिक वहां जा गिरा जहां उनका बॉस खड़ा था। लेकिन अंधेरे में वह सतून से जा टकराया जिसके साथ काव्य लगा हुआ था। वह फुर्ती से उठा, लेकिन फिर इमरान की कुर्सी से जा टकराया। उसने कंगन का इस्तेमाल किया और फिर इमरान भी रस्सियों से आज़ाद था। इमरान फुर्ती से ज़मीन पर रिंग गया। हॉल में गोलियां चल रही थी। अचानक एक चीख उभरी। यह चीख जोसेफ की थी। शायद उसे गोली लग गई थी। कैप्टन शकील ने फायर से होने वाली रोशनी में छलांग लगाई और अब की बार उसका हाथ नकाबपोश तक गया था। उसका हाथ मखसूस अंदाज में चला और नकाबपोश की चीख फिजा में गूंज उठी। कंगन के मखसूस इस्तेमाल से उसकी गर्दन कट गई थी। हॉल में अफरा तफरी फैली हुई थी। इमरान कोने में पड़ी मशीन गन की तरफ लपका, लेकिन अभी मशीन गन दूर ही थी कि कोई उस पर आ पड़ा। इमरान ने फुर्ती से टांगें चलाईं, लेकिन मुकाबले में जो शख्स था वह तकरीबन उससे चिमट चुका था। वह भी काफ़ी ताकतवर मालूम हो रहा था। इतने में इमरान के हाथ में उसका बाजू आ गया। उसने झटके से उसका बाजू मरोड़ दिया, फिर उसकी गर्दन पर जोरदार हाथ मारा। उसकी गर्दन पर सिर्फ खराशियाँ आईं। इत्तफाक से उसकी गर्दन एक तरफ ना झुक गई होती तो यकीनन कारी जख्म आता। इमरान के जहन में एक कौंदा सा लपका कि कहीं ये कैप्टन शकील ना हो। शकील उसके मुंह से निकला और दूसरे लम्हे मुकाबिल एक तरफ हो गया। इमरान साहब। वह वाकई कैप्टन शकील था। इमरान उसके खूनी कंगन से बाल बाल बचा था। लाहौल बिला कुव्वत, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। इमरान ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। गर्दन से खून रिस रहा था क्योंकि खून की चिपचिपाहट इमरान को अपने हाथों पर महसूस हुई। हॉल में अब सुकून था। शायद नकाबपोश हॉल से निकलने में कामयाब हो चुके थे। इतने में रोशनदान से टॉर्च की रोशनी अंदर आई। इमरान, जल्दी से अपने साथियों को रिहा करो, वह मुजरिम निकल गए हैं। आवाज़ X2 की थी। जूलिया ने जो कुर्सी समेत फर्श पर थी इत्मीनान की सांस ली। हॉल वाकई नकाबपोशों से खाली था। टॉर्च इधर उधर डालिए, शायद कोई दूसरी ट्यूबलाइट मौजूद हो। इमरान ने हाँक लगाई और फिर टॉर्च की रोशनी में उसे एक और ट्यूबलाइट नजर आ गई। उसने फुर्ती से बोर्ड के बटन दबाना शुरू कर दिए। एक बटन के दबाने से हॉल रोशनी से जगमगा उठा।
इमरान और कैप्टन शकील ने फुर्ती से सबकी रस्सियां खोल दी। जोसेफ का बाजू जख्मी था। इतने में ब्लैक जीरो रोशनदान तोड़ चुका था और दूसरे लम्हे उसने हॉल में छलांग लगा दी। वो पैरों के बल फर्श पर आ गिरा। इमरान और कैप्टन शकील के अलावा सब लोग चले जाएं। इमरान, तुम कार ड्राइव कर सकते हो, ब्लैक जीरो ने कहा। उसकी नज़र इमरान के बाजुओं पर थी जो जख्मों से पुर थे। बिल्कुल, इमरान ने कहा, तो चलो मेरे साथ। और फिर इमरान, कैप्टन शकील और ब्लैक जीरो हॉल से बाहर निकल आए। सारी कोठी खाली थी। वह तीनों भागते हुए फाटक पर पहुंचे। ब्लैक जीरो ने देखा कि स्याह वैन भी गायब थी। फाटक खुला हुआ था। वह तीनों दौड़ते हुए सड़क पर आए। तोते उड़ गए हैं बॉस, इमरान ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि सड़क बिल्कुल साफ थी। नहीं, तुम चलो। और फिर वह ब्लैक जीरो के पीछे भागने लगे। गली में उसकी कार खड़ी थी। लेकिन इमरान ने कुछ कहना चाहा। शट अप, जल्दी करो, वक्त कम है, X2 ने सख्त लहजे में कहा। और इमरान सर पर हाथ फेरता हुआ कार में बैठ गया। ब्लैक जीरो ने नकाब उतार दिया। कैप्टन शकील ने जल्दी से उसके चेहरे पर नजर डालनी चाहिए। मैं मेकअप में हूं शकील। ब्लैक जीरो कैप्टन शकील का इरादा भांप चुका था। कैप्टन शकील झींप कर रह गया। कार में चूंकि अंधेरा था इसलिए कैप्टन शकील उसे अच्छी तरह ना देख सका। फिर दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो ने मखसूस ऐनक पहन ली। इसे देखकर इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो समझ गया था कि मुजरिम कहीं नहीं जा सकते। उनकी कार तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई भागी चली जा रही थी। कैप्टन शकील हैरान था कि बॉस कहाँ जा रहे, जबकि मुजरिमों की कार कहीं नजर नहीं आ रही। वह अभी तक ताकुब के इस तरीके से नावाकिफ था। कार दौड़ती रही, फिर उसका रुख साले समुंदर की तरफ हो गया। इमरान समझ गया कि मुजरिम समुंदर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कार समुंदर से काफ़ी दूर एक गुद्दी की तरफ मुड़ गई। जब वो एक मोड़ मुड़कर आगे बढ़े तो समुंदर के किनारे मुजरिमों की वैन नजर आ गई। मुजरिम एक लॉन्च पर सवार हो रहे थे। जब उनकी कार साहिल के करीब पहुंची, मुजरिमों की लॉन्च समुंदर में काफ़ी दूर जा चुकी थी। ब्लैक जीरो, इमरान और कैप्टन शकील फुर्ती से कार से निकले। उन्होंने इधर उधर देखा मगर कोई लॉन्च या कश्ती उन्हें नजर नहीं आई। कैप्टन शकील मायूसी से हाथ मारने लगा, लेकिन ब्लैक जीरो ने जेब से एक ट्रांसमीटर निकाल लिया। वो उस पर किसी से रब्ता कर रहा था। हेलो नेवल हेडक्वार्टर, हेलो नेवल हेडक्वार्टर, ओवर। वो तेजी से बोल रहा था। इमरान बड़े इत्मीनान से चारों तरफ देख रहा था। जख्मों की वजह से उसकी तकलीफ काफ़ी बढ़ गई थी। दूसरे समुंदर की हवा ने जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था, लेकिन उसका चेहरा स्पॉट था। यस नेवल हेडक्वार्टर, ओवर। ट्रांसमीटर से दूसरी आवाज़ उभरी। X2 स्पीकिंग। कोड सर। दूसरी तरफ से शायद ऑपरेटर था। 676 X2, जल्दी से नेवल हेडक्वार्टर से रब्ता कराओ। ओके सर। चंद लम्हों बाद नेवल कमांडर लतीफ़ुर रहमान की आवाज़ ट्रांसमीटर पर उभरी। यस नेवल कमांडर लतीफ़ुर रहमान स्पीकिंग। X2, देखिए, एक लॉन्च मुजरिमों को लेकर गोदी नंबर 5 से किसी नामालूम मुकाम की तरफ गई है। अपनी तमाम फोर्स को इतला कर दो और एक तेज़ रफ्तार लॉन्च गोदी नंबर 5 पर भिजवा दो, जल्दी, ओवर। ब्लैक जीरो ने हुक्म दिया और कैप्टन शकील X2 के इख्तियारात पर शश्तर रह गया। ओके सर, ओवर, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने यह कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया और फिर उसे जेब में डाल लिया। और फिर कैप्टन शकील को हुक्म दिया कि कार की डिग्गी में से 3 मशीन गन्ने और 20-25 टाइम बॉम्ब निकाल कर लाए। कैप्टन शकील तेजी से कार की पिछली तरफ बढ़ गया। कोई 15 मिनट बाद एक तेज़ रफ्तार लॉन्च तेजी से उनकी तरफ आती हुई नजर आई। वो लॉन्च साहिल पर रुकी और वह तीनों फुर्ती से उस पर सवार हो गए। तुम यहीं रुको, ब्लैक जीरो ने लॉन्च चलाने वाले से कहा और खुद लॉन्च चलाने लगा। लॉन्च वाकई तेज़ रफ्तार थी और ब्लैक जीरो उसे पूरी स्पीड से चला रहा था। उसका रुख उधर था जिधर मुजरिमों की लॉन्च गई थी। मुजरिमों की लॉन्च पूरी तेजी से समुद्र में बढ़ी चली जा रही थी। इस पर 4 आदमी थे। अब उन्होंने नकाब उतार दिए थे। वो चारों के चारों गैर मुल्की थे। उनका बॉस दूरबीन लगाए पीछे देख रहा था। मशरिक की तरफ चलो, उसने लॉन्च चलाने वाले को हुक्म दिया और लॉन्च का रुख मशरिक की तरफ हो गया। बॉस, मुझे हैरत है कैप्टन शकील ने रस्सियों से हाथ कैसे आज़ाद करा लिए, उनमें से एक आदमी ने बॉस को मुखातिब होकर कहा। शट अप, तुम लोगों की बेवकूफ़ी ने मुझे उलझन में डाल दिया। बॉस, फिक्र की क्या बात है, फाइल हमारे पास महफूज है। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल आए हैं, उसी आदमी ने कहा। दरअसल गलती मुझसे हुई, मुझे फ़ौरन मेजर ऑपरेशन शुरू करा देना चाहिए था। मैं X2 के चक्कर में पड़ गया, बॉस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। बॉस, मेजर ऑपरेशन तो अब भी हो सकता है, उनमें से एक ने कहा। नहीं, अब वो पूरी तरह चौकन्ने हो गए हैं और फिर अब X2 की टीम भी मैदान में आ गई है। हमें चाहिए था कि X2 का पता चलाने की बजाय उन लोगों को गोली मार देते। अकेला X2 क्या कर सकता था? बॉस, आगे एक चौकी है, अचानक लॉन्च चलाने वाले ने कहा। चौकी से एक कतरा कर चलो, बॉस ने हुक्म दिया और लॉन्च का रुख तब्दील हो गया, लेकिन फिर उन्हें एक लॉन्च अपनी तरफ आती हुई नजर आई। खतरा, बॉस ने कहा। और अब फिर उनके हाथों में मशीन गन्ने नजर आ रही थी। जितना तेज चला सकते हो चलाओ, बॉस ने हुक्म दिया और लॉन्च झटके से आगे बढ़ गई। अब वो पूरी रफ्तार से चल रही थी। उनकी जानिब आने वाली लॉन्च काफ़ी पीछे रह गई थी। शायद वो इतनी तेज़ रफ्तार ना थी। और तेज़ चलाओ, बॉस ने चीखते हुए कहा। बॉस, लॉन्च आखिरी स्पीड पर चल रही है, लॉन्च चलाने वाले ने कहा। फिर उनकी लॉन्च की रफ्तार यकदम आहिस्ता हो गई। क्या हो गया? बॉस गुस्से से चीखा। बॉस,
पेट्रोल खत्म हो गया, लॉन्च चलाने वाले ने डरते हुए कहा। क्या? बॉस के साथ साथ सभी चौंक पड़े और फिर बॉस की मशीन गन से एक शोला निकला और लॉन्च चलाने वाला एक जोरदार चीख मारकर उछला और सीधा समुद्र में जा गिरा। गधा, बॉस ने गुर्राते हुए कहा। अब क्या करें बॉस? ताकुब करने वाली लॉन्च जल्दी हमें पकड़ लेगी। जल्दी से गोताखोरी का लिबास पहन लो, यहाँ से मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, बॉस ने कहा। और फिर चंद ही मिनट बाद चारों गोताखोरी का लिबास पहनकर समुद्र में कूद गए। लॉन्च समुद्र के सीने पर डोल रही थी। इसका इंजन बंद हो चुका था। इमरान की लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तारी से समुद्र का सीना चीरती चली जा रही थी। इसका रुख उस चौकी की तरफ था जहां से उन्हें इतला मिली थी कि एक लॉन्च देखी गई है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लॉन्च अपनी तरफ आती नजर आई। उसका रंग और उस पर लगा झंडा बता रहा था कि वह सरकारी लॉन्च है। थोड़े से वक्फे के बाद वह लॉन्च उनके करीब पहुंच गई। किधर गई है वह लॉन्च? इमरान ने चीख कर पूछा। उस जानिब, नेवी ऑफिसर ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा और उनकी लॉन्च फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। काफ़ी दूर उन्हें समुद्र के सीने पर एक लॉन्च तैरती हुई नजर आई। जब उसके करीब पहुंचे तो वो खाली थी। इसका इंजन बंद था। उनकी लॉन्च इस लॉन्च के करीब आकर रुक गई। इमरान और कैप्टन शकील फुर्ती से लॉन्च पर चढ़ गए। सर, इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, इमरान ने ब्लैक जीरो को बताया। तो मुजरिम कहाँ गए? ब्लैक जीरो ने उलझन अमेज लहजे में कहा। क्योंकि दूर दूर तक समुद्र खाली था, साहिल भी वहां से काफ़ी दूर था, इसलिए भी यह मुमकिन नहीं था कि मुजरिम तैरकर साहिल पर जा पहुंचे हों। बॉस, यहाँ गोताखोरी का लिबास पड़ा है, कैप्टन शकील की आवाज़ आई। वो उसके कैबिन की तलाशी ले रहा था। अब समझ में आ गया है, मुजरिम गोताखोरी का लिबास पहनकर समुद्र में उतर गए हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। इतने में सरकारी लॉन्च भी उनके करीब पहुंच चुकी थी। तुम लोगों के पास गोताखोरी का सामान है? इमरान ने उनसे पूछा। यस सर, उनके ऑफिसर ने जवाब दिया। हम तीनों को दे दो, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर तीनों के लिए गोताखोरी का सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास पहुंच गए। तीनों ने जल्दी से वो लिबास पहने। फिर उन्होंने पानी में चलने वाली मखसूस गन ली और उन्हें वहीं ठहरने को हुक्म देकर समुद्र में कूद गए। वो काफ़ी दूर तक समुद्र में तैरते रहे, लेकिन उन्हें कोई शख्स नजर न आया। उधर कोई चीज़ है, ब्लैक जीरो और इमरान के कानों में कैप्टन शकील की आवाज़ उभरी। ये मखसूस तर्ज का ट्रांसमीटर नुमा आला हर गोताखोर के लिबास में लगा हुआ होता है ताकि आपस में आसानी से बात कर सकें। वो उधर देखने लगे जिधर कैप्टन शकील ने इशारा किया था। उन्हें काफ़ी दूर समुद्र के अंदर एक घूंगा नुमा धब्बा सा नजर आया। इतना बड़ा घूंगा उन्होंने कभी नहीं देखा था। नज़दीक आकर उनकी आंखें हैरत से फट गईं, क्योंकि जिसको वो घूंगा समझ रहे थे वो एक बड़ी सी आबदोज थी, जिसकी शक्ल घूंगे जैसी थी। आबदोज पानी में साकित खड़ी थी। वो तैरते हुए इसके नज़दीक आ गए, लेकिन आबदोज का कोई दरवाज़ा नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने इसके चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन बेसूद। अभी वो इस उलझन में थे कि क्या किया जाए। अचानक उन्हें आबदोज की छत में एक दरवाज़ा खुलता नजर आया। वह तीनों आबदोज की मुख्तलिफ साइडों की आड़ में हो गए। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक गोताखोर बाहर निकला। वो इधर उधर देख रहा था। कैप्टन शकील इस गोताखोर के नज़दीक था। चुनाचे वो फुर्ती से आगे बढ़ा और फिर इससे कबल के वो गोताखोर चौंकता। कैप्टन शकील इससे लिपट गया। अचानक लगने वाले धक्के से उसके हाथ से गन छूट गई। उसके हाथ से गन गिरती देखकर कैप्टन शकील ने उसे छोड़ दिया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे कैप्टन शकील की गन से शोला निकला और फिर वो गोताखोर तड़पने लगा। चंद लम्हों बाद वह मुर्दा होकर समुद्र की सतह की तरफ जाने लगा। दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था, चुनाचे वो तीनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद वह तीनों आबदोज में दाखिल हो चुके थे। इमरान सबसे आखिर में था। उसने पलटकर आबदोज का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये एक छोटा सा कमरा था। मेरे ख्याल में गोताखोरी का लिबास उतार देना चाहिए ताकि लड़ने में आसानी रहे, इमरान ने कहा। और फिर ब्लैक जीरो के सर हिलाने पर तीनों ने वो लिबास उतार दिए। ब्लैक जीरो आगे बढ़ा। उसने साइड का दरवाज़ा खोला तो एक पिस्तौल की नाली उसके सीने पर लग गई। साबुलेट, पिस्तौल वाले आदमी ने कहा, लेकिन ब्लैक जीरो नहीं जानता था कि इस कोड के जवाब में क्या कहना है। चुनाचे उसने फुर्ती से पिस्तौल की नाली पर हाथ डाल दिया। पिस्तौल फौरन उसके कब्जे में आ गया। पिस्तौल वाला ब्लैक जीरो की शक्ल देखकर शशते रह गया। वो सोच रहा था कि ये कौन है। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। चुनाचे ब्लैक जीरो ने लुबलुबी दबाई और फिर फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। 1 मिनट बाद वो मुर्दा पड़ा था। इमरान और कैप्टन शकील भी अंदर आ गए। उन्होंने उसकी लाश उस छोटे से कमरे में डाल दी। ये एक लंबी सी गैलरी थी जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। उन्होंने नज़दीकी कमरे का दरवाज़ा खोला। यह कमरा शायद स्टोर था, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म का असला भरा हुआ था। तीनों ने वहाँ से मशीन गन्नें उठाईं और आगे बढ़े। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स तेज़ी से बाहर आया। ब्लैक जीरो की मशीन गन ने शोले उगले। मशीन की तरतराहट में उसकी चीख दब गई। फिर यूँ महसूस हुआ जैसे आबदोज में अफरा तफरी मच गई हो। वह तीनों फुर्ती से उस कमरे में घुस गए जिधर से वो शख्स बाहर निकला था। अंदर 3 गैर मुल्की खड़े थे। इमरान ने देखते ही पहचान लिया। उनमें से एक वही बॉस था। हालांकि अब उसके मुंह पर नकाब ना था, मगर उसके जिस्म की बनावट से इमरान समझ गया। अपनी तरफ 3 मशीन गनें उठी देखकर तीनों ने हाथ उठा दिए। इतने में गैलरी में भागते हुए कदमों की आवाज़ें आने लगी। इमरान, तुम दरवाजे का ख्याल रखो, ब्लैक जीरो ने मखसूस आवाज़ में कहा। उससे जूं ही उनकी तवज्जो हटी, अचानक बॉस ने मेज़ पर लगा हुआ बटन दबा दिया। कैप्टन शकील की मशीन गन गरजी। 2 नकाबपोश वहीं ढेर हो गए, लेकिन जिस जगह उनका बॉस खड़ा था
वो जगह अचानक नीचे चली गई और बॉस नीचे गायब हो गया। इतने में दरवाज़ा खुला और इमरान की गन चल पड़ी। दरवाजे पर 3 आदमी अपने ही खून में लथपथ तड़प रहे थे। बाहर निकलो। ब्लैक जीरो चीखा और वो तीनों गैलरी में आ गए। गैलरी खाली थी। उन्होंने फुर्ती से बाकी कमरे भी देख डाले, लेकिन सब खाली थे। गैलरी की दूसरी साइड पर एक दरवाज़ा था। वो तीनों उसमें दाखिल हो गए। यहाँ सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले गए। वो इंजन रूम में पहुंच चुके थे। इंजन रूम भी उन्हें खाली मिला। शायद आबदोज में इतनी नफरी ना थी। और वो आदमी जो गैलरी में मारे गए, शायद वो इंजन रूम में काम करते थे। वह तीनों दीवानावार मुजरिमों के सरबराह को ढूंढ रहे थे। इंजन रूम की साइड पर एक दरवाज़ा था। जब वो उसमें दाखिल हुए तो उसका दरवाज़ा उन्हें खुला मिला, लेकिन हैरत यह थी कि दरवाज़ा खुला होने के बावजूद पानी अंदर नहीं आ रहा था। इमरान समझ गया कि यह सब रक्षमार शुआओं का करिश्मा था। ये शुआएं अभी हाल ही की ईजाद थीं। इन शुआओं को पैदा करने वाला आला दरवाजे पर लगा दिया जाता। जब दरवाज़ा खुलता तो इन शुआओं की वजह से कमरे में हवा का दबाव बढ़ जाता और इस दबाव की वजह से पानी कमरे में दाखिल ना हो सकता था। जिस कमरे से वो दाखिल हुए थे शायद उसमें भी यही सिस्टम लगा हुआ था। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुजरिम आबदोज से फरार हो गया था। वो दोबारा इंजन रूम में दाखिल हुए। वहाँ अचानक उसकी नज़र मशीन में लगे हुए बल्ब पर पड़ी। वह तेज़ी से जल बुझ रहा था। फ़ौरन वापस चलो, चंद लम्हे बाद आबदोज फट जाएगी, ब्लैक जीरो ने चीख कर कहा। तो क्या हम इस मशीन को तोड़कर आबदोज को नहीं बचा सकते? कैप्टन शकील ने कहा। हरगिज़ नहीं, अब वक्त गुजर चुका है, इमरान ने जल्दी से कहा। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गैलरी में आए। गैलरी से होते हुए वो उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने तेज़ी से गोताखोरी के लिबास पहने और फिर दरवाज़ा खोलकर आबदोज से बाहर समुद्र में आ गए। वो तीनों तेज़ी से तैर रहे थे। वो आबदोज से ज़्यादा दूर होना चाहते थे। जब वो काफ़ी दूर आ गए तो अचानक समुद्र में एक शोला सा लपका। बेपनाह लहरें पैदा हुईं और उस गूंगा नुमा आबदोज के टुकड़े उड़ गए। अब वो सतह के करीब पहुंच चुके थे। लहरों ने चंद मिनट के अंदर उन्हें समुद्र में खूब उछाला, लेकिन फिर वो सतह समुद्र पर पहुंच गए। जैसे ही वो सतह समुद्र पर पहुंचे उन्हें कुछ लॉन्चें नजर आईं। वह तेज़ी से उन लॉन्चों की तरफ बढ़े। ये लॉन्चें तादाद में 4 थीं। जब वह इन लॉन्चों के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें नेवल कमांडर लतीफ़ुर रहमान एक लॉन्च में खड़ा नजर आया। वो दूसरी लॉन्च पर चढ़ गए और सीधे कैबिन में गए ताकि गोताखोरी के लिबास उतार सकें। उन्होंने लिबास उतारे। ब्लैक जीरो ने दोबारा नकाब मुंह पर लगा लिया। वो नेवल कमांडर के सामने बगैर नकाब के नहीं जाना चाहता था। वो बाहर निकले। नेवल कमांडर इतने में उनकी लॉन्च पर आ चुका था। वो सीधा ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो नकाब की वजह से समझ गया था कि यही X2 होगा। कोई और गोताखोर तो इधर नहीं आया? ब्लैक जीरो ने उससे पूछा। नो सर, उसने जवाब दिया। हेलीकॉप्टर मंगवाएं। मुजरिम गोताखोरी का लिबास पहनकर फरार हो गया। वह समुद्र में कहीं ना कहीं जरूर उभरेगा, ब्लैक जीरो ने उसे कहा। यह समुद्र में कैसा धमाका हुआ था जनाब? नेवल कमांडर ने पूछा। मुजरिम की आबदोज तबाह हुई थी। आबदोज? नेवल कमांडर की आंखें हैरत से फट गईं। आप वक्त ज़ाया न करें, फ़ौरन हेलीकॉप्टर मंगवाएं, ब्लैक जीरो ने तहकमाना लहजे में कहा और नेवल कमांडर अपनी लॉन्च की तरफ दौड़ पड़ा। शायद उसकी लॉन्च में मखसूस ट्रांसमीटर फिट था। 15 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर उनके सरों पर पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे लटकाई गई और फिर बारी बारी इमरान, कैप्टन शकील और ब्लैक जीरो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए। इमरान ने ब्लैक जीरो से दूरबीन ले ली और नीचे समुद्र की तरफ बगौर देखने लगा। हेलीकॉप्टर इमरान की हिदायत पर समुद्र के ऊपर परवाज करने लगा। फिर दूर से उन्हें एक लॉन्च समुद्र के सीने पर तैरती नजर आई और उनका हेलीकॉप्टर उस लॉन्च की तरफ बढ़ गया। जब वो इस लॉन्च के करीब पहुंचे तो उन्हें एक आदमी मशीन गन लिए खड़ा नजर आया। होशियार! इमरान ने हाँक लगाई और हेलीकॉप्टर बुलंदी पर हो गया। बम मारकर लॉन्च को तबाह कर दो, ब्लैक जीरो ने कैप्टन शकील को हुक्म दिया और कैप्टन शकील ने हेलीकॉप्टर में पड़े बॉक्स से एक दस्ती बम उठा लिया। हेलीकॉप्टर दोबारा लॉन्च के करीब पहुंच रहा था, लेकिन लॉन्च पर भी मुजरिम मशीन गन सीधी किया हेलीकॉप्टर का निशाना बनाने के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर लॉन्च के ऊपर पहुंचा, कैप्टन शकील ने बॉम्ब की पिन खींचकर झुककर बॉम्ब फेंक दिया। इससे पहले कि उसका जिस्म दोबारा हेलीकॉप्टर के अंदर होता, मशीन गन से गोलियों की बौछार निकलकर हेलीकॉप्टर को लगी। एक गोली कैप्टन शकील के बाजू में घुस गई और कैप्टन शकील अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और वह लुढ़क कर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया और फिर उसका जिस्म तेजी से समुद्र की तरफ गिरने लगा। मुजरिम का निशाना बेहद ठीक रहा था। गोलियां हेलीकॉप्टर के इंजन पर लग चुकी थी और हेलीकॉप्टर डूबने लगा। कैप्टन शकील का फेंका हुआ बॉम्ब भी लॉन्च के अंदर फटा और फिर लॉन्च के टुकड़े समुद्र में बिखर गए। नीचे कूद जाओ, ब्लैक जीरो ने तेजी से कहा और फिर दूसरे लम्हे इमरान और ब्लैक जीरो तेजी से समुद्र में कूद गए। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर का पायलट नीचे कूदता, हेलीकॉप्टर एक धमाके से फट गया और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। कैप्टन शकील समुद्र में गिरकर तैरता हुआ जल्द ही सतह पर पहुंच चुका था। उसके बाजू से खून तेजी से बह रहा था। उसने खुद से थोड़ी दूर मुजरिम को भी पानी में तैरते हुए पाया। वो जख्म की परवाह किए बगैर उसकी तरफ लपका और बेपनाह कुव्वत इरादी के सबब वो जल्द ही मुजरिम के करीब पहुंच गया। ब्लैक जीरो और इमरान भी समुद्र में गिरकर सतह पर उभर आए थे और फिर वो दोनों भी तेजी से उनकी तरफ तैरने लगे, लेकिन इमरान बाजुओं की तकलीफ की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं तैर सकता था। चुनाचे ब्लैक जीरो से आगे निकल गया।
कैप्टन शकील जैसे ही मुजरिम के नज़दीक पहुंचा, मुजरिम समुंदर में गोता लगा गया। कैप्टन शकील ने भी उसके पीछे गोता लगाया, लेकिन अब मुजरिम के हाथों में एक पतला सा खंजर चमक रहा था। कैप्टन शकील फुर्ती से उसकी तरफ लपका। मुजरिम ने कैप्टन शकील पर खंजर का वार किया। कैप्टन शकील जरा सा नीचे हो गया, लेकिन फिर भी खंजर उसके बाजू को चीरता चला गया। दर्द की शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। कैप्टन शकील के दोनों बाजू जख्मी हो गए थे, लेकिन अब उसकी आंखों में वहशत छा गई थी। वह फुर्ती से पलटा और मुजरिम की टांग उसके हाथ आते आते रह गई। मुजरिम तेजी से सतह समुंदर की तरफ उभर गया, लेकिन अब इमरान और ब्लैक जीरो वहां पहुंच चुके थे। मुजरिम ने ब्लैक जीरो पर खंजर का वार किया, लेकिन ब्लैक जीरो ने तेजी से अपना रुख तब्दील कर लिया। इससे पहले कि वो मुड़ता, इमरान ने मुजरिम का बाजू पकड़ लिया, लेकिन फिर उसकी आंखों के आगे तारे नाच गए। उसके जबड़े पर पड़ने वाला मुक्का इंतहाई जोरदार था। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मुजरिम दोबारा गोता लगा गया, लेकिन नीचे कैप्टन शकील ने उसे जकड़ लिया। फिर इससे पहले कि मुजरिम उसके सीने में खंजर पैवस्त करता, ब्लैक जीरो की लात मुजरिम के सीने पर पड़ी और तकलीफ की शिद्दत से खंजर उसके हाथ से छूट गया। फिर कोई चाराकार ना देखते हुए मुजरिम ने कैप्टन शकील की गर्दन दोनों हाथों में जकड़ ली। मुजरिम के हाथों में बेपनाह ताकत थी। कैप्टन शकील का दम घुटने लगा। उसने कंगन चलाने के लिए अपना बाजू लहराया, लेकिन इससे पहले कि उसके कंगन का वार मुजरिम पर पड़ता, मुजरिम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इमरान का जोरदार मुक्का मुजरिम की कनपट्टी पर पड़ा था और ऐन उसी लम्हे ब्लैक जीरो की लात भी उसके सीने पर लगी। उसके मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। तीनों ने उसे संभाला और सतह समुंदर पर ले आए। सतह समुंदर पर उन्हें 3 सरकारी लॉन्चें अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। शायद वह हेलीकॉप्टर को तबाह होता देखकर इधर आए थे। सबसे पहले नेवल कमांडर की लॉन्च उनके नज़दीक पहुंची और वो मुजरिम को लिए हुए उस लॉन्च पर सवार हो गए। दानिश मंजिल के हॉल में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। इनमें तनवीर भी था। वो कदरे सेहतमंद हो चुका था, लेकिन कमजोरी बाकी थी। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर का बल्ब जल उठा और जूलिया, जो ट्रांसमीटर के पास बैठी थी, उसने तेजी से बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर से एक्स2 की आवाज़ उभरी, हेलो जूलिया। एक्स2 ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर। जूलिया ने जवाब दिया, क्या तमाम मेंबरान मौजूद हैं? यस सर। ओके, आप लोग केस की तफसीलात जानने के लिए बेताब हो रहे हैं। इस केस को हल करने के लिए हम सबको बेपनाह काम करना पड़े। तनवीर तो इस केस में मरते मरते बचा। बहरहाल मेरी तरफ से उसे नई जिंदगी मुबारक हो। यह केस दरअसल बहुत उलझा हुआ था। मुजरिमों की तंजीम का नाम साबुलेट ऑगर था। साबुलेट ऑगर हस्पानवी जुबान में घूंगे को कहते हैं। चूंकि इन मुजरिमों का सरबराह एक हस्पानवी था और दूसरा उनकी आबदोज घूंगे की शक्ल की थी, इसलिए उन्होंने अपनी तंजीम का नाम साबुलेट ऑगर रखा हुआ था। उनका हेडक्वार्टर दरअसल यूरोपीय मुल्क में है। हमारे मुल्क में उनकी आमद का मकसद बहुत खतरनाक था। आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि हमारा मुल्क एक दोस्त मुल्क की मदद से हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहा है, जो तकमील के आखिरी मराहल में है। इस मंसूबे की तमाम तफसीलात और उस दोस्त मुल्क के साथ किए हुए मुआहदे की असल कॉपी उस फाइल में मौजूद थी, जिसे मुजरिम ने उड़ाने के लिए नफसियाती तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने बाजार में बेतहाशा फायरिंग की ताकि मुल्क में सनसनी फैल जाए। फिर उन्होंने एक बैंक लूटने की कोशिश की। यह सब इस वजह से हुआ कि सीक्रेट सर्विस और सीआईडी की तवज्जो इस तरफ हो जाए कि ये मुजरिम दरअसल बैंक लूटने वाले हैं। चुनांचे यही हुआ। हम सब की तवज्जो बैंकों की तरफ हो गई और वो इस दौरान फाइल ले उड़े। मुजरिमों का मंसूबा ये था कि तफसीलात हासिल करके उस फैक्ट्री को उड़ा दिया जाए जहां हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार हो रहा है। दूसरा, इस मुआहदे की तफसीलात उस मुल्क को भेज दी जाए जिसने उनकी खिदमत हासिल की थी। वो मुल्क नहीं चाहता था कि हमारा दोस्त मुल्क से कोई ताल्लुक रहे। दोस्त मुल्क बराह रास्त सामने नहीं आना चाहता था। चुनांचे इस मुआहदे की तफसीलात शाया हो जाने से वह दोस्त मुल्क हमारी मदद करने से इनकार कर देता और इससे कई बैन अल-अक़वामी पेचीदगियाँ पड़ जाती, जो हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए बेइंतहा खतरनाक होती। फाइल के चोरी होने के बाद मैंने सोचा कि मुजरिम फैक्ट्री को तबाह करेंगे। चुनांचे फैक्ट्री में खुसूसी इंतजामात कर दिए गए, मगर मुजरिम मेरे चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा फैक्ट्री को तबाह करने से पहले एक्स2 और उसकी टीम को ख़त्म ना किया गया तो फैक्ट्री तबाह करने में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने तनवीर को होटल में ज़ख्मी कर दिया और सफ्तर को ले उड़े। फ़याज़ चूँकि इमरान के फ्लैट में आता जाता था, इसलिए उन्होंने फ़याज़ को भी अगवा कर लिया। उन्होंने सोचा इमरान या तो खुद एक्स2 है या एक्स2 को जानता है, इसलिए वो इमरान के पास गए और फिर इत्तफाक से इमरान, कैप्टन शकील, जोसेफ और सदीकी रूपा की वजह से खुद उन तक पहुँच गए। अब मैंने जूलिया को चारा बनाकर आगे कर दिया। वो जानते थे कि जूलिया इमरान की साथी है। रूपा ने जूलिया को भी हेडक्वार्टर भेज दिया। मैं जूलिया का ताकुब करता हुआ वहाँ पहुँचा। वहाँ से भी मुजरिम निकल जाने में कामयाब हो गए। कैप्टन शकील ने वहाँ जिस फुर्ती, समझ और दलेरी का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है। वहाँ से भागकर मुजरिम अपनी आबदोज में पहुँचे। हम उनके ताकुब में वहाँ जा पहुँचे और फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनके सरबराह को पकड़ने में कामयाब हो गए। उनके सीने से बंधे हुए वाटरप्रूफ बैग में से वो फाइल भी बरामद हो गई और इसकी निशानदेही पर उसके बाकी साथी भी पकड़े गए और रूपा और उसके गुंडे भी फ़याज़ ने गिरफ्तार कर लिए और इस तरह फैक्ट्री तबाह होने की नौबत ही ना आई और केस ख़त्म हो गया। कोई सवाल? एक्स2 ने पूछा। सर, आपने मुकामी हेडक्वार्टर से समुंदर तक उनका पीछा कैसे किया?
जबकि हमसे पहले उनकी कार जा चुकी थी। कैप्टन शकील ने सवाल किया। ये एक जदीद तरीका ताक़ुब का नतीजा है जिसकी तफसीलात इमरान तुम्हें बता देगा। और कोई सवाल? X2 की आवाज़ आई। सब खामोश रहे। ओके, ओवर एंड ऑल। X2 की आवाज़ आनी बंद हो गई और जूलिया ने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब सब लोग इमरान के गिर्द हो गए और इमरान उन्हें उस डब्बे के मुतालिक बताने लगा जिसकी वजह से उन्होंने समुंदर तक उनका ताक़ुब किया था। ये तो जादू का डिब्बा हो गया, सफदर ने हैरत से कहा। बिल्कुल, और ये इस सामरी जादूगर की ईजाद है। इमरान ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा और एक ज़ोरदार कहकहा कमरे में गूंज उठा।